टॉप 3 कंट्रीज कौन से जहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करूँ जीरो टैरिफ है? इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए। आपके पास उन कंट्री के सर्टिफिकेट है या नहीं? तो क्वालिटी नॉर्म वेस्टर्न कंट्री से काफी स्ट्रिंजेंट है। हाउ डू यू डिफरेंशिएट कि भैया ये असेंबल इन इंडिया, ये मेक इन इंडिया है, ये 100% इम्पोर्ट है? ओरिजिनेशन तो उसी कंट्री का माना जाएगा जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हुई है, बट उसमें ऐसा नहीं है कि हमने 2 प्रोडक्ट लिया उसको बस जोड़ दिया। मतलब उसका पर्पस या यूज चेंज होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि एक्चुअली में इंडिया में ओरिजिनेट हुआ। बहुत लोग क्या करते हैं, काउंटर फीट करते हैं, बोलते हैं कि मेड इन चाइना लिखा है तो उस हिसाब से पैसे नहीं मिलेंगे, तो मेड इन इंडिया लिख देता है, मेड इन स्विट्जरलैंड डाल देंगे। Tell me some products which I can import from China and sell it in India. इंडिया का जैसे हम बात कर रहे हैं, मिडिल इनकम से अपर मिडिल इनकम जा रही है। मैक्सिमम लोग अपने घर में नॉर्मल स्विचेस यूज कर रहे हैं, बट अब एडवांस क्या हो रहा है, थ्रू एलेक्सा ऑटोमेटिक सिस्टम से हमारे होम अप्लायंसेस सारे चल रहे हैं। How to find buyers in US or in any other country for export? एम्बेसी की एक स्पेसिफिक अलग टीम होती है, आप उनको मेल लिखिए, वहाँ से रिस्पॉन्स आता है? बिल्कुल रिस्पॉन्स आता है। कनाडा हो गया, यूएस हो गया, सिंगापुर हो गया, उन कंट्री को टारगेट करो जहाँ पे ऑलरेडी इंडियंस काफी सारे हैं। मैंने कुछ अलीबाबा से ऑर्डर करा, उसकी कैटेगरी चेंज कर दी कस्टम वालों ने और मेरे को हायर रेट ऑफ ड्यूटी लगा दी। कोई ऐसी आइटम्स जो मैं इंडिया इंपोर्ट ही नहीं कर सकता कहीं से भी। अगर आप चाइना से इंपोर्ट करके असेंबल इन इंडिया करना चाहते हैं और इंडिया में बेचना चाहते हैं, और एल्स यू वांट टू एक्सपोर्ट इट टू यूएस, मिडिल ईस्ट और यूके, दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। जितने भी मेजर D2C ब्रांड्स है, चाहे इंडिया में ले लो, आप बाहर ले लो, चाहे लिस्टेड ले लो, अनलिस्टेड ले लो, स्टार्टिंग उनकी चाइना से इंपोर्ट करके ही हुई है उनकी जर्नी। फर्स्ट स्टेप इज हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे रीब्रांडिंग करते हैं और इंडिया में सेल करते हैं। सेकेंड सिनेरियो, हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, नहीं तो फिर हम इंडिया में ही बनाते हैं, मेक इन इंडिया करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं हम यूएस, मिडिल ईस्ट और यूके को। तो हम स्टार्ट करते हैं सब फर्स्ट सिनेरियो से। मान लीजिए हमें चाइना से इंपोर्ट करना है, तो सबसे पहली चीज हमें क्या ध्यान रखनी चाहिए? There are certain kind of rules जो गवर्नमेंट ने मेंशन करे हुए हैं। फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक आपकी बिजनेस की एंटिटी होनी चाहिए, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, वो आपकी बिजनेस की एक एंटिटी होनी चाहिए। प्रोप्राइटरशिप फर्म भी कर सकती है import? बिल्कुल कर सकती है। अच्छा, उसके लिए मतलब मान लीजिए एक स्टार्टअप है, हाँ जी, लोग बोलते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ, तो ऐसे कोई जरूरी नहीं, हम प्रोप्राइटरशिप में भी इंपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, मैं इंडिविजुअली भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, मेरे को लीगल जार्गन्स में नहीं जाना कि आप प्राइवेट लिमिटेड बनाओ या कोई जरूरत नहीं है। बस इसमें एक मैंडेटरी चीज है, क्योंकि आपका एक करंट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये आपका पर्सनल अकाउंट पर ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, तो आपका करंट अकाउंट मैंडेटरी है। आप मानो कि मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, बिल्कुल, और मैं नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। हाँ, मैं चाइना जाता हूँ, कैंटन फेयर जाता हूँ, कैंटन फेयर चल रहा है, मैं चाइना जाता हूँ, प्रोडक्ट्स देखता हूँ, हाँ जी। फिर क्या स्टेप है सर? तो नेक्स्ट स्टेप है, अगर हमें वहाँ पे कोई प्रोडक्ट काफी पसंद आया और हमें लगा कि ये इंडिया के लिए फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है, इंडिया में हर एक पर्सन को यूज आ सकता है, तो हम उस स्पेसिफिक सप्लायर से मेंशन करेंगे कि उनका MOQ कितना है, और वो MOQ अगर हमारे रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है, MOQ दैट इज मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि आपको कितना मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वो मेंशन करता है सप्लायर, कि आपको इतना मिनिमम तो लेना ही पड़ेगा। अगर वो आपका मैच कर रहा है, उतना आपके पास वर्किंग कैपिटल है, तो आप उनको ऑर्डर देके आते हैं। इंडिया के जो रूल्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको लेना पड़ता है IEC, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड। ये इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड एक मैंडेटरी सर्टिफिकेट है, इसके बिना आप इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरा GST सर्टिफिकेट, क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी ट्रांजैक्शन होती है, इसको इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में कंप्लाई करते हैं, तो इसमें आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। तो हाउ डू वी गेट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड टू इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना? DGFT, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई है कि सारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस को DGFT गवर्न करेगी। ठीक है। तो आपको DGFT की वेबसाइट में जाना है, dgft.gov.in। इस वेबसाइट में जाएंगे आप, अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स अप्लाई करेंगे, अपना जो भी रिक्विजिट फॉर्म्स हैं उनको फिल करेंगे, तो विद इन 2-3 डेज आपको IEC कोड मिल जाता है। ये ऑनलाइन प्रोसेस है, सब कुछ, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। इजीली कोई बंदा इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर बस एक चीज है कि IEC पहले जब हम अप्लाई करते थे, तो वो उसकी कोई वैलिडिटी पीरियड नहीं था, वो लाइफ टाइम वैलिड था, बट क्योंकि बहुत कंपनीज ने क्या किया, IEC अप्लाई किया, अब वो डोमेंट हो चुकी है, तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया है कि आपको हर ईयर अप्रैल टू जून के बीच में IEC को अपडेट करना है। इवन इफ आपकी कंपनी में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, आपको IEC को अपडेट करना मैंडेटरी है, एनुअली अप्रैल टू जून के बीच में। अच्छा, ओके। एंड सेकंड रजिस्ट्रेशन कौन सी कह रहे हैं आप? GST रजिस्ट्रेशन, क्योंकि GST मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे GST लेना मैंडेटरी है। ठीक है। तीसरी जो मैंडेटरी चीज आती है, उसके अंदर आइस गेट, ICEGATE, आइस गेट का भी आपको लॉगिन ID पासवर्ड। आइस गेट
जो DGFT है, DGFT इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो वो गवर्न करती है ऑन इकोनॉमिक एंगल, जो भी इकोनॉमिक पार्ट है वो DGFT करती है। रेवेन्यू एंगल जो है वो करती है हमारी रेवेन्यू, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उनकी अंडर जो CBIC है, उनकी एक स्पेसिफिक आइस गेट का प्लेटफॉर्म है, ICEGAT, आइस गेट का प्लेटफॉर्म है। आपको उसके अंदर आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स बनाने पड़ते हैं। क्यों बनाने पड़ते हैं? क्योंकि जब आप इंपोर्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट किया, तो आपको उस जिस पर्सन से आपने, जो सप्लायर से आपने इंपोर्ट किया है, उसको पैसे देने हैं उस सप्लाई के। तो जब आप पैसे देते हो तो आप किस मैकेनिज्म से दोगे? बैंक के थ्रू दोगे, बैंक के अलावा आप दे ही नहीं सकते पैसे। जिस पोर्ट से आप इंपोर्ट करोगे, चाहे आप एक शिप के थ्रू इंपोर्ट करो, चाहे आप एयर कार्गो के थ्रू करो, चाहे आप कोरियर शिपमेंट करो, आपको अपना जो बैंक का एक AD कोड होता है, दैट इज ऑथराइज्ड डीलर कोड, वो आपको कस्टम्स में रजिस्टर कराना पड़ता है। तो ये कोड कौन देता है? ये कोड आप बैंक आपको देगा कि ये मेरा AD कोड है, उस AD कोड को आपको कस्टम्स में रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो एक बैंक एक लेटर में देगा कि ये तो मैं उसी बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकता हूँ? बिल्कुल उसी बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकता हूँ। तो मैं किसी और करंट अकाउंट से नहीं कर सकता? खाली जिस बैंक अकाउंट से जो आपने रजिस्टर कराया कस्टम्स में, उसी बैंक अकाउंट से कर सकते हो। चाइना में पेमेंट करना मतलब इज इट इजी और आर देयर ऑब्स्टिकल्स टू इट? बहुत आसान है। कुछ कंट्रीज के लिए डिफिकल्टी होती है, बट चाइना के लिए या अदर एशियन कंट्री समझे तो काफी आसान है। लाइक इज इट नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शन या उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट्स है? कोई बहुत सिंपल बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। आप अपने बैंक को बोलेंगे कि ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट मुझे इंपोर्ट करना है, एडवांस में करना है, आफ्टर जब आपका इंपोर्ट हो चुका है तब करना है। तो जब डिफाइन हो गया कि मान लो एडवांस में करना है, तो बैंक आपको एडवांस में से पेमेंट नहीं करने देगी। बैंक आपसे पूछेगी कि किसके अगेंस्ट में आप पेमेंट करना चाहते हो, तो आपको उनको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, कमर्शियल डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। चाहे आपका कमर्शियल इनवॉइस हो, चाहे आपकी पैकेजिंग लिस्ट हो, चाहे आपका एग्रीमेंट हो, वो आपको बैंक को दिखाना पड़ेगा। बैंक उसके अगेंस्ट में ही अलाउ करेगी कि आपको पेमेंट करना। तो बैंक कोई भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछती, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट है, सबको लगता है कि थोड़ा डर आता है कि फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है, बैंक मल्टीपल क्वेश्चंस पूछेंगे। कोई भी चैलेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो आपको मेक श्योर करना है AD बैंक के थ्रू ही पेमेंट कर सकते हो। ऐसे नहीं है आप वहां पे गए, आपने वहां पे अपने खुद पर्सनल अकाउंट से पेमेंट कर दी एंड आप जब इंडिया आ रहे हो तो आपका चैलेंज आ जाएगा। व्हाट आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स व्हिच वी नीड टू प्रोड्यूस टू कस्टम टू क्लियर डॉक्यूमेंट्स? तो कस्टम्स के लिए तो खाली हमें कमर्शियल इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट और बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? बिल ऑफ लेडिंग इज बेसिकली शिपिंग का डॉक्यूमेंट। शिपिंग मतलब जो शिपिंग लाइन है आपकी, उनका एक डॉक्यूमेंट होता है कि ये प्रोडक्ट हम एज अ शिप लेके आ रहे हैं। ये शिपिंग के लिए डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ लेडिंग। अगर फ्लाइट के थ्रू आ रहा है तो उसका एवे बिल होता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है टू कस्टम ऑफिस। कस्टम ऑफिस इसके बेसिस में आपकी बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है, बिल ऑफ एंट्री बनाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कैंटन फेयर गया, मेरे को मान लो बेबी अपैरल्स है, हाँ जी, वो रीब्रांड करके चाइना से इंडिया में बेचना है, उसे रीब्रांड करके इंडिया में बेचना है उसको। तो मान लो फॉर एग्जांपल बेबी अर्थ है कंपनी का नाम, अनेक अपैरल देखा मैंने, वहां पे बल्क ऑर्डर आई एम गेटिंग इट फॉर 200 रुपीज अ पीस। ठीक है, अब मेरे को उसे इंडिया में मेरे को लगता है कि वो इजीली दैट कैन बी सोल्ड एट 500 रुपीज अ पीस। ओके, ठीक है, तो मेरा मार्जिन बहुत लगता है। बट इंडिया में इंपोर्ट कर रहा हूँ तो बहुत सारी चीजें होंगी। चलो एक तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई, बट उससे ज्यादा तो टैक्सेशन होंगे। सो व्हाट ऑल आर द ड्यूटीज दैट इज एप्लीकेबल टू इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया? तो सबसे पहली बात, हम अगर कस्टम्स की बात करते हैं, हमें क्या करना पड़ता है? क्लासिफिकेशन, कि उस प्रोडक्ट का क्या क्लासिफिकेशन है। इंडिया में सारे प्रोडक्ट्स 8 डिजिट में क्लासिफाई होते हैं, कॉल्ड एज HSN प्रोडक्ट, HSN ऑफ द ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। तो सारे जो भी इंडिया में प्रोडक्ट्स हैं आपको 8 डिजिट में क्लासिफाई करना है। क्योंकि 8 डिजिट में क्लासिफाई क्यों करना है? क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट का जो ड्यूटीज हैं, वो 8 डिजिट जो आप क्लासिफाई करोगे प्रोडक्ट का, उसके बेसिस पे ही डिटरमाइन होगा। तो अगर हम अभी बात करते हैं टैक्सेशन स्ट्रक्चर की, जब इंडिया में जब इंपोर्ट करते हैं, सबसे बड़ा डर लोगों को लगता है कि कस्टम्स की इंटरवेंशन होगी, कस्टम्स कुछ ना कुछ ड्यूटीज लगाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी वैल्यूएशन जो प्रोडक्ट की वैल्यूएशन है, उसके बेसिस भी कस्टम्स की ड्यूटी लगती है। ठीक है, तो वैल्यूएशन डिटरमाइन कैसे करते हैं? वैल्यूएशन आपकी CIF, सबसे सिंप्लीफाइड मैनर में बताऊं, CIF वैल्यू होती है, दैट इज कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट मतलब इंडिया के कस्टम्स तक आने की जो भी आपकी कॉस्ट लग रही है ऑन इंश्योरेंस एंड फ्रेट। सो वो 200 रुपीज जो मैं MRP पे कर रहा हूँ, हाँ जी, दैट विल नॉट बी द एसेसिबल वैल्यू। बिल्कुल, उसमें इंश्योरेंस एंड फ्रेट ऐड होएगी। बिल्कुल ऐड होगा। ओके, तो अब बहुत बार होता है कि इंश्योरेंस एंड फ्रेट पता ही नहीं है, तो वो भी कस्टम्स का फॉर्मूला है कि इंश्योरेंस एंड फ्रेट निकालना कैसे है। 20% रूल है,
और या 1.25% रूल है ऑफ इंश्योरेंस, उसके बेसिस पे आपकी एसेसिबल वैल्यू निकल जाती है। कैसे, आप थोड़ा बताएंगे कैसे वो? फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 200 रुपीज का प्रोडक्ट था, आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पता चल गई फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज है, ठीक है, पर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, और 5 रुपीज आपकी इंश्योरेंस निकल गई, तो 225 रुपीज की एसेसिबल वैल्यू मानी जाएगी। जैसे आपकी एसेसिबल वैल्यू निकल गई, उसके ऊपर गवर्नमेंट आपके कस्टम ड्यूटी लगाती है। अब कस्टम ड्यूटी कैसे निकालते हैं, क्या क्या कौन सी टाइप की कस्टम ड्यूटी निकलती है? देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज। फर्स्ट एंड बेसिक इज बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है वो निकलती है हमारी एसेसिबल वैल्यू, जो हमने वैल्यू निकाली है CIF वैल्यू, उसके ऊपर निकलती है बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिटरमाइन होती है। ये स्टैंडर्ड है कस्टम ड्यूटी या लाइक हाउ मच डज इट वेरी? मान लीजिए अगर अपैरल्स के केस में बोलूं, सो ये भी स्टैंडर्ड है या हर इलेक्ट्रॉनिक्स पे अलग है, अपैरल्स पे अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सब कैटेगरीज में सब में अलग है, वो तो भी है जैसे क्या? मैंने बताया कि हर एक प्रोडक्ट की 8 डिजिट क्लासिफिकेशन है, आपको देखना पड़ता है कस्टम टैरिफ के अंदर कि कस्टम टैरिफ के अंदर कितनी उसकी रेट ऑफ ड्यूटी डिटरमाइंड है। एक टिपिकल रेंज क्या है? अब स्टार्ट फ्रॉम 2.5%, बहुत चीजें एग्जेम्प्टेड भी है, बट 2.5% से लगा के चलिए 30% भी है, किसी में 100% भी है। वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट है। अब जैसे आप इंडिया में इंपोर्ट करना चाहते हो विस्की, वो 150% पे है। तो अगर आप अपैरल्स करना चाहते हो वो 10 to 15, वो हर एक प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट है। अगर आप कोई मशीन इंपोर्ट करना चाहते हो वो जनरली 7.5% की ड्यूटी पे है। तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट आपको चेक करना पड़ता है। ये आपको हर एक चीज कस्टम्स की वेबसाइट में बहुत इजीली मिल जाती है। दिस इज अपार्ट फ्रॉम GST, राइट? GST तो पे करना ही करना है हमें। तो इसमें क्या होता है, हमने पहले समझा एसेसिबल वैल्यू के ऊपर लगेगा आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। उसके ऊपर लगता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ये क्या होता है, ये अलग क्वेश्चन है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ 10%। ये किस पे लगता है? आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी की वैल्यू पे। अगर आपकी मान लो बेसिक कस्टम ड्यूटी निकली 10 रुपए, तो उसका 10% मतलब 1 रुपए आपकी लगेगी सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ओके। अब नेक्स्ट है, आपने पूछा GST किस पे लगेगा? तो एसेसिबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इन तीनों को ऐड करेंगे तो उसके ऊपर लगेगा। हाँ, इन तीनों के ऊपर GST लगता है। ओके, तीनों को ऐड करने के बाद GST लगेगा। बिल्कुल। तो ये थोड़ा कभी कभार लगता है कि GST तो एक डबल टैक्स है कि BCD के ऊपर भी GST लग रहा है। exactly. बिल्कुल, ये गवर्नमेंट का ये जो करंट मैकेनिज्म है, इसके अंदर यही मैकेनिज्म है कि आपको BCD लगता है एसेसिबल वैल्यू पे, सरचार्ज लगता है आपकी BCD पे, और IGST लगता है एसेसिबल वैल्यू प्लस BCD प्लस सरचार्ज। So you are saying that if I'm importing any goods, हाँ जी, let's say from China or any other country, हाँ जी, there are typical 3 types of taxes जो मेरे को consider करने चाहिए। बिल्कुल। First is basic custom duty, बिल्कुल। then is the social welfare tax, and third is GST, बिल्कुल, right? और इसके अलावा कोई और taxation है तो वो भी बता दो। बिल्कुल है। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ ऐसे टैक्सेस हैं लाइक एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी। वो किस पे लगती है? वो बहुत कम प्रोडक्ट्स पे लगती है। एंटी डंपिंग जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, डंपिंग, कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इंडिया में वो प्रोडक्ट डंप हो रहा है, तो गवर्नमेंट के पास पावर है अंडर द WTO रेगुलेशंस कि वो उसके ऊपर एक प्रोडक्ट के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है। तो कुछ वो बहुत ही रेयर प्रोडक्ट्स है जिनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी या सेफगार्ड ड्यूटी या काउंटरवेलिंग लगती है। बट आप जनरल सेंस में समझिए कि आपको 3 टाइप की ड्यूटी ही लगेगी, BCD, सोशल वेलफेयर सरचार्ज और GST। लेट्स अज्यूम मैंने इंपोर्ट कर लिया। हाँ जी। नाउ इफ आई वांट टू रीब्रांड इट, मान लीजिए वहां से हमने पावर बैंक्स इंपोर्ट कर लिया या आपके हेडफोन्स इंपोर्ट कर लिया, एंड नाउ इफ वी वांट टू रीब्रांड इट इन इंडिया एंड देन सेल इट, सो वो क्या कहलाएगा? लाइक विल इट बी कॉल्ड असेंबल्ड इन इंडिया, मेक इन इंडिया? लाइक हाउ डू यू डिफरेंशिएट कि भैया ये असेंबल इन इंडिया, ये मेक इन इंडिया है, ये 100% इम्पोर्ट है? मतलब तो अगर आप एज इट इज प्रोडक्ट इंडिया में लेके आ रहे हो, और फॉर एग्जांपल आपने उसमें अपना ब्रांड नाम डाल दिया, फॉर एग्जांपल आपने अपना ही नाम लगा दिया, तो वो मेक इन चाइना ही माना जाएगा, वो मेक इन इंडिया नहीं माना जाएगा। या खाली आप पैकेजिंग चेंज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने कार्टन में मंगाया, आपने एक पैकेजिंग में डाल दिया, उसको भी आप मेड इन चाइना ही मान सकते हो, मेड इन इंडिया नहीं मान सकते। सो बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है कि असेंबल्ड इन या मेक इन इंडिया हो गया, या जो भी मेड इन कैलिफोर्निया समथिंग लाइक दैट। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी होता है। तो चाइना में तो हमने कभी नहीं देखा किसी प्रोडक्ट पे लिखा, और 90% चाइना से आता है, तो फिर कैसे? नहीं, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इंडिया में इंपोर्ट करोगे, आपको 100% नजर आएगा कि उसमें मेड इन चाइना लिखा होता है। अच्छा, लिखा होगा? बिल्कुल लिखा होता है, 100% लिखा। अगर फॉर एग्जांपल गारमेंट्स में देखोगे तो बहुत जनरली आपको दिखाई जाएगा कि मेड इन बांग्लादेश। हाँ। क्योंकि अब क्या है, इंडिया के अंदर आप खाली पैकेजिंग चेंज कर रहे हो, आप अपना खुद का ब्रांड लगा रहे हो, इससे अपना ओरिजिनेशन चेंज नहीं हो सकता। ओरिजिनेशन तो उसी कंट्री का माना जाएगा जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हुई है। तो इंडिया में जब तक उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई, तब तक वो इंडिया मेड इन इंडिया नहीं माना जाएगा।
अब कुछ होता है, कोई लोग बोलते हैं असेंबली करते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग माना जाएगा, बिल्कुल माना जा सकता है, बट उसमें ऐसा नहीं है कि हमने 2 प्रोडक्ट लिया उसको बस जोड़ दिया, उसमें कुछ एक्टिविटी चेंज होनी चाहिए, मतलब उसका पर्पस या यूज चेंज होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि एक्चुअली में इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है। हमने देखा मोस्ट ऑफ द कंपनीज दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्ट्स कि इंपोर्ट करा फ्रॉम चाइना एंड उसको बोल दिया कि भाई मेक इन इंडिया या समथिंग लाइक दैट। हाँ जी, तो अब कैसे डिफरेंशिएट करे कि भैया ये मेक इन इंडिया है, ये इंपोर्ट फ्रॉम चाइना है? क्योंकि गवर्नमेंट का एक स्पेसिफिक लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है, वो मेंशन करता है कि आपकी जो पैकेजिंग में क्या क्या लिखा होना चाहिए, वो क्लियर कट लिखता है कि आपको मेंशन करना है कि प्रोडक्ट बना कहाँ पे है। तो अगर वो प्रोडक्ट एक्चुअली में चाइना बना है तो आप ये नहीं लिख सकते कि वो मेड इन इंडिया है। बहुत लोग क्या करते हैं, काउंटर फीट करते हैं, बोलते हैं कि मेड इन चाइना लिखा है तो क्वालिटी लोगों को लगेगा कि मुझे उस हिसाब से पैसे नहीं मिलेंगे, तो मेड इन इंडिया लिख देते हैं, मेड इन फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड डाल देंगे। तो ऐसे नहीं कर सकते, जहां वो प्रोडक्ट ओरिजिनेट हुआ है आपको वही डालना है, अदरवाइज आपका लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है, उसके अगेंस्ट में आपका एक केस या एक चैलेंज आ सकता है। ओके, सो इफ आई एम इम्पोर्टिंग फ्रॉम चाइना और एनीवेयर एल्स फ्रॉम एशिया, कोई ऐसे रूल्स फॉर फेमा के, आरबीआई के जो मेरे को ध्यान रखने चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट रूल अगर हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो 6 मंथ्स का टाइमलाइन है। दैट मींस अगर आपने इंपोर्ट किया है तो आपकी जो बिल ऑफ एंट्री जो फाइल होती है, जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है, जैसे दैट इज द कस्टम डॉक्यूमेंट, उसके विद इन 6 मंथ्स आपको इंपोर्ट की पेमेंट देना मैंडेटरी है। अब बहुत कंपनीज है वो इंपोर्ट की पेमेंट मैंडेटरी देती नहीं है 6 महीने के अंदर, तो उसमें भी प्रोविजन है एक्सटेंशन का, आप 6 मंथ्स एट अ टाइम एक्सटेंशन भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैक्सिमम लिमिट इज 3 ईयर्स। 3 साल के अंदर तो आपको इंपोर्ट की पेमेंट करनी ही करनी है, अदरवाइज आपका फेमा एक्ट का कॉन्ट्रवेंशन हो जाएगा। डिफेक्टिव निकला तो? अब नेक्स्ट सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है डिफेक्टिव निकला तो। क्योंकि जब वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला तो हम उस इनवॉइस से क्या करेंगे, अब हमें उसको पेमेंट ही नहीं करनी है, तो राइट ऑफ का प्रोविजन है। फेमा एक्ट राइट ऑफ का क्या बारे में क्या कहता है कि एक इनवॉइस का आप 5% तक राइट ऑफ कर सकते हो, पूरे साल की बात नहीं कर रहा, एक इनवॉइस का 5% तक आप राइट ऑफ कर सकते हो। अब क्वेश्चन आपका ये आएगा कि मेरी शिपमेंट तो पूरी खराब हो गई, हो सकता है अब पूरी खराब हो गई तो खाली मैं 5% ही राइट ऑफ कर सकता हूँ। तो उसमें उसी पार्ट में ये एक और चीज मेंशन्ड है कि एडी बैंक के पास पावर है कि अगर या तो शॉर्ट शिपमेंट है, क्वालिटी कंसर्न है, कोई डिस्प्यूट है, उस केस में 100% भी अलाउ करता है। बट वो एडी बैंक के पास पावर, ऐसा नहीं है कि मैं खुद अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने फॉर एग्जांपल मुझे पेमेंट नहीं करनी, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने राइट ऑफ कर दिया। ये नॉर्मल डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन नहीं है, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की सॉवरेनिटी इन्वॉल्व है, इंडियन गवर्नमेंट का फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है। तो फेमा एक्ट काफी स्ट्रिंजेंट है कि आपको अगर आपने इंपोर्ट किया है तो 6 महीने में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो राइट ऑफ कराओ। राइट ऑफ के बैंक के बिना आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, तो आपको बैंक से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, बैंक को इंटीमेट करना पड़ेगा। 5% के विद इन है तो बैंक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता, जैसे ही 5% से ज्यादा होगा उस केस में बैंक क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि क्यों राइट ऑफ करना है, शॉर्ट शिपमेंट है, क्वालिटी कंसर्न है, या क्या इशू है जिस वजह से आप पेमेंट नहीं करना चाहते। एनी अदर रूल जो हमें ध्यान रखना चाहिए फेमा का? सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल, इंपोर्ट का एडवांस। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है लोगों का कि अगर आप चाइना में गए, आप वहां पे कैंटन फेयर में गए, अब जो सप्लायर से आपकी बात हो गई कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, उसने बोल दिया 1 मंथ में आपको डिलीवर करके दे देंगे, उसके लिए आपको इंपोर्ट का एडवांस देना है। क्या मैं इंपोर्ट का एडवांस दे सकता हूँ? एज पर द फेमा एक्ट इंपोर्ट का एडवांस आप दे सकते हैं, बट अगर आप $2 लाख से ज्यादा इंपोर्ट का एडवांस देते हैं, $2 लाख अप्रोक्सीमेटली आप लगा के चलिए 1.5 to 2 करोड़ के बीच में आता है। अगर आपको उससे ज्यादा एडवांस देना है तो आपको एडी बैंक से परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा, उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, बट बिजनेस तो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस में तो इतना ज्यादा ही रह लेता है एडवांस। तो अगर एक ऐसी कंपनी है जो रेगुलर, जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो रेगुलरली इंपोर्ट कर रही है, उसमें $5 मिलियन की लिमिट है। बट अगर एक कंपनी है जिसने स्टार्ट किया है या इसको 1 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, गवर्नमेंट को एक एप्रीहेंशन रहती है कि आपने इंपोर्ट का एडवांस दे दिया, पता चला प्रोडक्ट ही नहीं आया, पता चला आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो गवर्नमेंट ने इसलिए बोला है $2 लाख तक आप कर सकते हो, उससे ऊपर करना है तो आपको गारंटी लेनी पड़ती है। जिस सप्लायर को आप दे रहे हो उससे गारंटी लेनी पड़ती है, तो एक बहुत बड़ा एक थोड़ा टीडियस प्रोसेस बन जाता है। बट अगर आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आप काफी टाइम से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटी कर रहे हो, तो उस केस में $5 मिलियन की लिमिट है। बात है, ऐसा वैसे केसेस होते ही नहीं होते कि मान लीजिए मैंने इंपोर्ट करा किसी एक फर्म से, एक नाम पे, वो मेड इन चाइना लिखा हुआ था, वो मैंने यहाँ पे किसी मतलब मेरी दूसरी फर्म ही है या कोई नोन की फर्म में मैंने उसको परचेज ले लिया, मैंने अपनी रीपैकिंग करी, ब्रांडिंग करी, सब कुछ करा, और मेक इन इंडिया या असेंबल इन इंडिया का वो करके, क्योंकि लीगल एंटिटीज अलग अलग है दोनों, तो क्या उस चीज़ में मैं कर सकता हूँ?
बिल्कुल नहीं कर सकते, वो भी अच्छा, अलाउड नहीं उसमें है। भी दिक्कत आती है। बिल्कुल, जहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है हाँ, उसी का वही ओरिजिनेशन माना जाएगा, इवन इफ आपने डोमेस्टिक सप्लाई एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी को सप्लाई किया है। एक और इंपॉर्टेंट ओके, चीज आपको बताना चाहूंगा जी। इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस के अंदर, जो फैम एक्ट कहता है, दैट इज थर्ड पार्टी पेमेंट। हम्म, वो क्या चैलेंज क्या आता है, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक पार्टी से इंपोर्ट किया, जिस पार्टी का जो पार्टी का नाम लिखा हुआ है उसी एग्जैक्ट पार्टी को ही आप पेमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप थर्ड पार्टी को पेमेंट कर सकते हो। बिल टू शिप टू हो जाता है इसमें वैसे। हम जीएसटी में सोचते हैं कि आसान है बिल टू शिप टू किया, मतलब हाँ। एक पर्सन से बिल लिया, दूसरे पर्सन को आपने शिप कर दिया। हाँ, हाँ, बट इसमें जो स्पेसिफिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ट्रांजैक्शन होती है, इस ट्रांजैक्शन को कहते हैं थर्ड पार्टी पेमेंट। तो थर्ड पार्टी हाँ। पेमेंट क्या होता है कि आपने एक कंपनी से इंपोर्ट किया, बट दूसरी कंपनी को आपको पेमेंट करना है। मान लो आपने चाइना में एक कंपनी से इंपोर्ट किया, बट जो चाइना का वेंडर है उसने बोला कि आप एक और दूसरी पार्टी को पेमेंट कर दो। क्या ये अलाउड है? अलाउड है, बट आपको इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है बैंक से। बैंक को दिखाना पड़ता है कि एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन द थ्री पार्टीज, मतलब जिस पार्टी से आपने परचेज किया है, जिस पार्टी को आप दे रहे हो पैसे, और मेरे बीच में तीनों पार्टी के बीच में एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होना चाहिए। और एक और मैंडेटरी चीज क्या लिखता है बैंक, वो आरबीआई मेंशन करता है कि वो ट्रांजैक्शन एडी बैंक को लगना चाहिए कि वो बोनाफाइड है। ओके, बोनाफाइड एक ऐसा वर्ड है कि मेरी इंटरप्रिटेशन अलग है, आपकी इंटरप्रिटेशन अलग है, बैंक की इंटरप्रिटेशन अलग होती है। तो बैंक हमेशा एक रिस्ट्रिक्टेड व्यू पॉइंट लेता है, क्योंकि यहाँ पे एक फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है। जब तक बैंक को ये नहीं लगेगा कि आपकी वो ट्रांजैक्शन एक्चुअली में बोनाफाइड है, तब तक वो अलाउ नहीं करेगा। और यहाँ पे चैलेंज कहाँ कहाँ आता है, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन कंट्रीज है जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज होता ही नहीं है उन कंट्री के पास। तो वो क्या करते हैं, एक अपनी सब्सिडरी बना के रखते हैं दुबई के अंदर। तो उस केस में आपका प्रोक्योरमेंट हुई उस अफ्रीकन कंट्री से, पेमेंट जा रही है आपकी दुबई, तो ये अलाउड है, बट आपको ये मेक श्योर करना है कि आप एडी बैंक को पहले इंटीमेट करोगे, तभी आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हो। मैं इंडियन हूँ, मैं चाइना गया, मेरे को चीज़ पसंद आई, मेरा जो कस्टमर है वो यूएस का है। हाँ जी। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि चाइना से परचेज करके इंडिया इंपोर्ट नहीं करता, यूएस में शिप करके इंडिया से पेमेंट कर दूँ, ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ये इस ट्रांजैक्शन को कहते हैं मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन। ओके, ये भी फेमा एक्ट में आरबीआई के थ्रू गवर्न होता है। ये एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन क्या होती है, ये ट्रांजैक्शन ये है, फॉर एग्जांपल ये काफी प्रेवलेंट है कि आपको चाइना में एक वेंडर मिल गया, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना है, अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स का ही गेम है। तो आपने ये आइडेंटिफाई किया कि आपको चाइना में एक वेंडर मिल गया, बट चाइना में वेंडर तो मिल गया है, बट आपको इंडिया में उसको इंपोर्ट नहीं करना, क्योंकि इंडिया में इंपोर्ट करोगे आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन देनी पड़ेगी। तो रादर देन इंपोर्टिंग इनटू इंडिया, आपने प्लान किया कि चाइना से मैं डायरेक्टली यूएसए में एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो इस ट्रांजैक्शन को कहते हैं मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन। तो गवर्नमेंट ने इस ट्रांजैक्शन को अलाउ किया गया। गवर्नमेंट ने बस कुछ कंडीशंस डाली है। कंडीशंस ये डाली है कि ये पूरी एंटायर ट्रांजैक्शन 9 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों, पेमेंट एंड बेसिकली रेमिटेंस एंड पेमेंट, ये पूरी ट्रांजैक्शन को 9 महीने में कवर करना है। एक और कंडीशन क्या है कि 6 महीने से ज्यादा आपका फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने इंपोर्ट का पहले से एडवांस दे दिया, बट आपको पैसे बाद में आ रहे हैं, जनरली यही होता है, इंपोर्ट का एडवांस दिया पैसे बाद में आते हैं। गवर्नमेंट ने मेंशन किया है कि अगर आपने इंपोर्ट का एडवांस दे दिया तो विद इन 6 मंथ्स आपको उसके पैसे लेके आने हैं। तो 9 मंथ्स की तो कंप्लीट ट्रांजैक्शन नहीं है, बट 6 मंथ्स से ज्यादा आपका फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो नहीं रहना चाहिए। इफ आई एम मेकिंग इन इंडिया, हाँ जी, और प्रोड्यूसिंग इन इंडिया, लेट्स से अभी मखानों का बहुत वो था, सो इफ आई एम प्रोड्यूसिंग इन इंडिया एंड आई वांट टू एक्सपोर्ट इट टू मिडिल ईस्ट और यूएस, सो उसका प्रोसेस बताइए, वो कैसे कर सकते हैं? इंडिया का जो एडवांटेजेस पोजीशन है दैट इज द लेबर, क्योंकि हम अल्टीमेटली क्या सेल कर रहे हैं, हम स्किल्स तो सेल कर रहे हैं, बट हम अल्टीमेटली अपनी लेबर सेल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉस्टिंग अफोर्डेबल लेबर है। बिल्कुल, देयर इज द लेबर आर्बिट्रेशन। बिल्कुल, लेबर आर्बिट्रेशन है, चाहे हम सर्विस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, चाहे हम गुड्स की बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली इंडिया एज अ कंट्री अपना लेबर एडवांटेज ले रही है। बिल्कुल। अब इंडियन गवर्नमेंट स्टांस चेंज कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री आए, बट अभी जो हमारा मोट है दैट इज द लेबर। तो कुछ ऐसे लाइक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं, लाइक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, मखाना, मिलेट्स, गवर्नमेंट का काफी बड़ा फोकस है मिलेट्स, बिल्कुल, गारमेंट इंडस्ट्री। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का काफी बड़ा एडवांटेज है, लाइक जेम्स एंड ज्वेलरी, जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑलरेडी एक काफी अच्छा मोट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर लेबर का बेनिफिट है, इन स्पेसिफिक सेक्टर्स में लेबर का एडवांटेज मिलता है। अगर मुझे इन स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर मुझे एक्सपोर्ट करना है जी, तो क्या क्या कंडीशंस या क्या क्या चीजें हमें देखनी पड़ती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर हम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं लाइक फूड प्रोडक्ट्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि हम वो प्रोडक्ट पर्सन खा रहा है, तो खाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिटी। तो
तो क्वालिटी नॉर्म्स हर एक कंट्री के, स्पेसिफिकली वेस्टर्न कंट्रीज के काफी स्ट्रिंजेंट है। उसके लिए आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके पास उन स्पेसिफिक कंट्री के सर्टिफिकेट है या नहीं है। अप्रूवल्स इंडिया में या टू द कंट्री वी आर एक्सपोर्टिंग टू? तो जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट करते हो उन कंट्री की ही कंडीशंस होती है। उन कंट्री की कंडीशंस का जरूरी नहीं है कि आप वहां जाके आपको अप्रूवल लेना है। वर्ल्ड वाइड रेगुलेशंस है, वर्ल्ड वाइड सर्टिफिकेशंस हैं, आप इंडिया में बैठ के भी वो सर्टिफिकेशन ले सकते हो। बहुत जगह क्या होता है, उसके लिए ऑडिट होता है, आपके ऑफिस में ऑडिट करने भी आते हैं। बहुत जगह क्या होता है कि आपके अपने सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, अपने सैंपल बेसिस पे भी आप उन सबका ऑडिट या अप्रूवल ले सकते हैं। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स व्हिच द गवर्नमेंट इज गिविंग मी इफ आई एम एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इंसेंटिव है दैट इज ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है? गवर्नमेंट बोलती है अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको जो एक्सपोर्ट की वैल्यू है, उस एक्सपोर्ट की वैल्यू पे हमको एक परसेंटेज, सर्टेन परसेंटेज डिफाइंड है। हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग परसेंटेज है, वो वेरी करता है फ्रॉम 0.5% टू 4 to 4.5%। आपकी शिपिंग बिल इज एन एप्लीकेशन फॉर द ड्यूटी ड्रॉबैक, तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इंसेंटिव क्या है? रोड टैप, दैट इज रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। इसमें भी जितने भी आपको एक्सपोर्ट वैल्यू है उसका आपको एक परसेंटेज बेनिफिट वापस मिला जाएगा। बट ये कैश बेनिफिट नहीं है, इसमें आपको एक लेजर दिया जाता है, दैट इज ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट। एक स्क्रिप्ट दी जाती है, फिजिकल फॉर्म में नहीं, डिजिटल स्क्रिप्ट दी जाती है। वो स्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हो टू पे द कस्टम ड्यूटी। क्वेश्चन ये आता है मुझे इंपोर्ट ही नहीं करना, कस्टम ड्यूटी कैसे यूज आएगी? हाँ। तो आप ये फ्रीली ट्रेडेबल है, आप मार्केट में किसी को बेच भी सकते हैं। और ये कितना परसेंटेज होता है? ये भी 0.5 to 4 to 4.5% में रहती है। तो मान लो मैं एवरेज लेता हूँ, हाँ। मेरे को 2% का ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है। बिल्कुल। और 2% की स्क्रिप्ट्स मिल रही है बाय द नेम, लाइक व्हाट डू यू कॉल दैट? रोड टैप, दैट इज रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, RODTEP। ओके। बिल्कुल। सो 3 बेनिफिट्स हैं जो अगर हम सम अप करें, सो वन इज द GST, बिल्कुल, देन इज द ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ 2% जो डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में आ जाती है, बिल्कुल, एंड थर्ड स्क्रिप्ट्स हैं जो विच आर ट्रेडेबल, इजीली ट्रेडेबल है। वो 99% के अराउंड सेल हो जाती है। अगर मान लो आपको 1 लाख रुपीस की स्क्रिप्ट मिली, आपको 99,000 मिल जाएंगे। तो अल्टीमेटली वो भी आप कैश ही समझिए। देयर मल्टीपल चैलेंजेस इन एक्सपोर्ट। चैलेंजेस क्या क्या है? पहला चैलेंज है कि आपने जो एक्सपोर्ट किया है उसके पैसे डिफॉल्ट ना हो जाए, क्रेडिबिलिटी ऑफ द बायर, कि मतलब पैसे ये तो नहीं, पैसे डिफॉल्ट हो जाएंगे। सेकंड चैलेंज ये है कंट्री डिफॉल्ट तो नहीं हो गई। कंट्री फॉर एग्जांपल ऐसी कंट्री जहां इंडिया और उस कंट्री के साथ, ये तो बहुत एक्सट्रीम केस हो गया, बट मेन तो ये होता है कि पैसा आएंगे नहीं आएंगे, मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, वहां से पैसा आएंगे नहीं आएंगे। तो इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको अपने आप को सेफगार्ड करना है तो देयर आर मल्टीपल पेमेंट मोड्स। फर्स्ट एंड सबसे सेफेस्ट है दैट इज एडवांस। अगर आपने एक स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल आपको यूएस का बायर मिला, आप एक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इंडिया में बनाते हो, आपको यूएस का बायर मिल गया, फॉर एग्जांपल वो आपने इंडिया के ट्रेड फेयर में लगाया, वो इंडिया में ट्रेड फेयर में आया, उसको अच्छा लगा प्रोडक्ट, तो आपको उसने आपको ऑर्डर दे दिया। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि मुझे इस प्रोडक्ट का एडवांस चाहिए, जितना भी आपको एक्सपोर्ट करना है उसका मुझे एडवांस चाहिए। ये सबसे सिंपल एंड सेफेस्ट मोड है कि 100% आप एडवांस ले। मान लीजिए एडवांस नहीं देते, फिर अब अगर एडवांस नहीं देते तो आप क्या मैकेनिज्म यूज कर सकते हो? आप बोलो कि मैं सैंपल दे दूंगा, सैंपल अगर आपको सही लगता है उसी सेम क्वालिटी का मैं प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करूंगा तो आप मुझे एडवांस दे। अगर एडवांस में फिर भी नहीं मानते तो देयर आर अदर वेज। अदर वेज क्या होते हैं कि आप पार्ट एडवांस लो, पार्ट फुल जब आपने डिलीवर कर दिया तब लो। नेक्स्ट इज LC, दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। आई वोंट से द सेफेस्ट मैकेनिज्म बट द सेफर मैकेनिज्म, दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। LC होता क्या है? LC इंडिया, अगर मैं सेलर हूं तो मुझे अपने आपको सेफगार्ड करना है कि मुझे मेरे पैसे टाइमली मिल जाने चाहिए। बिल्कुल। मैंने मान लीजिए गुड फेथ में आई हैव एक्सपोर्टेड द प्रोडक्ट्स, नाउ मान लो 1 महीने की पेमेंट टर्म्स है, तो मैं अपने आप को कैसे सेफगार्ड करूं कि भैया मेरे को पेमेंट आ जाएगी और कंफर्म है? तो अब सेकंड मैकेनिज्म जैसे हम बात करें LC ले सकते हो। LC कौन इशू करता है? जो बायर है, बायर का जो बैंक है वो दैट इज द इशूइंग बैंक। बायर का जो बैंक है वो इशू करेगा LC। बायर का बैंक इशू करेगा, बिल्कुल। जो फॉर एग्जांपल यूएस मुझे एक्सपोर्ट करना है तो अमेरिकन एक्सप्रेस अगर वहां पे है, हाँ बिल्कुल, तो वो इशू करेगा, ठीक है। अब वो इशू क्या करेगा? एक आपको LC का डॉक्यूमेंट देगा कि जैसे ही प्रोडक्ट इंडिया से यूएस पहुंच जाए, डॉक्यूमेंट्स इंडिया से सारे यूएस जाएंगे, फॉर एग्जांपल शिपिंग बिल, कमर्शियल इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग। जैसी प्रोडक्ट पहुंच गया एंड हमारे डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए तो बैंक ने हमें, क्योंकि बैंक ने हमें क्रेडिट दे रखा है, बैंक ने उसको क्रेडिट दे रखा है जो बेसिकली बायर है, तो बैंक क्या बोलता है? जैसी प्रोडक्ट पहुंचेगा अप टू द मार्क है, अप टू द मार्क मतलब अगर बायर को लगता है अप टू द मार्क है तो वो मुझे पैसे इंडिया में रेमिट कर देगा।
ओके तो बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है एलसी ओपन करवाने की उस बैंक में, बिल्कुल या हमारी है? हम बोलते हैं बायर को कि आप एलसी इशू करा के आप एलसी इशू करवाइए उस वाले बैंक से, बिल्कुल जिससे जब हमारा प्रोडक्ट आपके पोर्ट पे पहुंचेगा और बिल्कुल। आपने एक प्रिमिलरी क्लियरेंस दे दी, बिल्कुल तो उसके विद इन से 1 डे और 2 डे हमारे अकाउंट में क्रेडिट आ जाए, पैसे आ जाए। बिल्कुल। बट इसमें Okay. चैलेंज क्या है? हाँ एलसी के अंदर सबसे हमें लगता है सबसे आई वोंट से सेफेस्ट, मैंने हाँ। तभी सेफर बोला, क्यों बोला? हाँ, क्योंकि अगर जो मेरा बायर है, बायर ने बोल दिया कि ये प्रोडक्ट क्वालिटी के हिसाब से नहीं है, चाहे वो क्वालिटी के हिसाब से हो भी, बट बायर ने बोल दिया क्वालिटी के हिसाब से नहीं है, तो जो इशूइंग बैंक है वो हमें पैसे ट्रांसफर नहीं करेगा। ओके क्योंकि इसमें कंडीशन है कि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको प्रोडक्ट मिला है तभी वो पैसे ट्रांसफर करेगा। नहीं, बट अगर मान लो बायर ने बोला कि नहीं है एज पर द क्वालिटी, अगर बायर ने बोला क्वालिटी का नहीं है तो एलसी आपकी स्टैंड कैंसिल, आपको नहीं मिलेंगे पैसे। तभी आई वोंट से सेफेस्ट सेफर है, क्योंकि एलसी के अगेंस्ट में बायर भी कुछ ना कुछ गारंटी देता है उनको, चाहे वो अपनी एफडी दे या अपना कुछ बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ अपनी गारंटी देता है कि पैसे इसको जाने हैं। व्हाट ऑल अदर अल्टरनेटिव डू वी हैव? मान लो एलसी भी आप कह रहे हो कि तो एक होगा सेफेस्ट नहीं है, सेफर है। तो एक हो गया एडवांस, हाँ, दूसरा हो गया एलसी, हाँ, तीसरी चीज है इंश्योरेंस। okay. आप अपना क्रेडिट का इंश्योरेंस भी ले सकते हो। बेसिकली जो आपने पेमेंट क्रेडिट का इंश्योरेंस भी ले सकते हो। बेसिकली आपको अल्टीमेटली आपने एक्सपोर्ट किया, हाँ, उस चीज को भी आप इंश्योर कर सकते हो कि आप उस अगर वो बायर डिफॉल्ट करा तो एक इंश्योरेंस एक एजेंसी होगी, वो आपको पैसे देगी। अब कौन सी एजेंसी है? लाइक इंडिया में ECGC है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी। वो क्या करती है? आपका जो एक्सपोर्ट है उसको गारंटी कर देती है कि आपको अगर वो बायर डिफॉल्ट करा उस केस में ECGC आपको पेमेंट देगी। एक सेकंड क्लियर करता, मतलब आप कह रहे हैं कि गुड्स की तो इंश्योरेंस होती है बिल्कुल कि भाई गुड्स इन ट्रांजिट है, मान लो शिपमेंट जा रही है, उसकी तो इंश्योरेंस होगी। हाँ जी, मेरी पेमेंट आने की भी इंश्योरेंस हो जाएगी। बिल्कुल। मान के चलो 1% जो बायर है, जो यूएस में बायर बैठा हुआ है, उसने मेरा माल रिजेक्ट कर दिया, या उसकी इंटेंशन नहीं है मेरे को पे करने की, या फ्रॉड निकला, कुछ भी निकला, उस केस में भी मेरी पेमेंट आ जाएगी। बिल्कुल। बट अच्छा। ये क्वालिटी की वजह से नहीं, अगर बायर फ्रॉड निकला, बायर में कुछ डिफॉल्ट है, तभी ECGC आपको पेमेंट देता है। बट इसके लिए ECGC भी अपनी एक्सरसाइज अंडरटेक करता है, वो चेक करता है कि एक्चुअली में बायर की क्रेडिबिलिटी अच्छी है नहीं है। वो डिफरेंट मैकेनिज्म से क्रेडिट उसकी वर्दीनेस चेक करता है। लाइक दे आर डिफरेंट DNB है, मल्टीपल एजेंसीज है जो क्रेडिट वर्दीनेस चेक करती है। तो क्रेडिट वर्दीनेस वो इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करेगा। उसको लगेगा कि उस कंट्री में इंडिया के टर्म्स अच्छे हैं प्लस बायर की अच्छी क्रेडिबिलिटी है, तो ECGC आपको गारंटी देती है। ये तीन सेफेस्ट है। अब बाकी अल्टीमेटली तो बायर और सेलर के बीच में कमर्शियल टर्म्स है। अगर उनको लगता है कि ना एडवांस ना LC ना ECGC नॉर्मल ट्रांजैक्शन करनी है, तो ऑब्वियसली रिस्क इन्वॉल्व है, बट वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एबिलिटी तो होनी चाहिए, इसके बिना तो आप ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को कर ही नहीं सकते। बट हाउ टू फाइंड बायर्स इन US और इन एनी अदर कंट्री फॉर एक्सपोर्ट? फर्स्ट एंड प्राइमरी इज जो सेफेस्ट होता है, आप यूएस की, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस एक्सपोर्ट करना है, तो यूएस की जो एम्बेसी है, आप एम्बेसी को लिखो। एम्बेसी की एक स्पेसिफिक अलग टीम होती है जो ये ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए करती है, तो आप उनको मेल लिखिए, आप ये मेंशन कीजिए कि आपका ये बड़ा ब्रांड है, इतना टाइम का एक्सपीरियंस है, एंड आप एक फॉरेन बायर को एक आइडेंटिफाई कर रहे हो आपकी कंट्री में जिसकी डिमांड है, तो ये सबसे प्राइमरी है। और मैक्सिमम आई वोंट से कि बहुत इमीडिएट रिस्पांस, बट एम्बेसी पक्का आपको एश्योरेंस मतलब आपको देती है रिप्लाई, और वो आइडेंटिफाई करके देती है कि ये कंट्रीज है जिसको आप टारगेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है। सो यू आर सेइंग टू फाइंड क्लाइंट्स इन US और एनी अदर कंट्री, आप वहाँ की इंडियन एम्बेसी को मेल लिखो कि भाई हम इंडिया में ये काम करते हैं, ये मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड वी वांट कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ समवन इन द सिमिलर ट्रेड। तो आपको वहां से रिस्पॉन्स आता है? बिल्कुल रिस्पॉन्स आता है। ओके। और गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी सबसे आपका प्राइमरी सोर्स होना चाहिए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। इसके अलावा अदर मैकेनिज्म होते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को पावर दी गई है पूरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को, ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हर मंथ हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा देती है। वो ये भी बताती है कि कौन सी कमोडिटी किस कंट्री में कितनी एक्सपोर्ट हुई है पिछले महीने, पिछले साल। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कौन सी कंट्री को टारगेट करना है। उसके लिए क्या कर सकते हो? अल्टीमेटली या तो आप एक न्यू कंट्री आइडेंटिफाई करो, न्यू एक बायर आइडेंटिफाई करो, वो आपके लिए चैलेंज हो जाएगा। तो आप पहले क्या कर सकते हो कि या तो न्यू कंट्री, न्यू प्रोडक्ट, न्यू बायर, सब कुछ नया नया आप आइडेंटिफाई करो, नहीं तो जो एग्जिस्टिंग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं लोग, उसमें आप आइटम्स देखो भाई क्या क्या चीजें लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
एंड उसी में आप काम करो। बिल्कुल, उसके लिए तभी मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट है, वो ईच एंड एवरी मंथ ये डेटा देती है कि उस स्पेसिफिक मंथ में कितना उस कमोडिटी कौन सी कंट्री में कितना एक्सपोर्ट हुआ है। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको ईयर ऑन ईयर भी पता चलेगा कि कौन सी कंट्री में बढ़ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा डिमांड इस प्रोडक्ट की बढ़ रही है। तो ये एक काफी अच्छा टूल हो सकता है आपको एनालिसिस करने के लिए कि कौन सी कंट्री को आप टारगेट कर सकते हो। जैसे पहले आपने कंट्री टारगेट करी, फिर आपने उसकी एम्बेसी टारगेट कर ली कि एम्बेसी को आपने रीच आउट किया। इन एडिशन टू इट आप क्या कर सकते हो, इंडिया के फॉर एग्जांपल डिफरेंट एनआरआईज होते हैं उस कंट्री के अंदर, क्योंकि वो सबसे प्राइमरी यूजर्स हो सकते हैं आपके प्रोडक्ट का। फॉर एग्जांपल कनाडा हो गया, यूएस हो गया, सिंगापुर हो गया, इन कंट्री से बहुत इंडियंस हैं और ये आपके प्रोडक्ट का सबसे पहले प्राइमरी पर्पस या आपका यूज कर सकते हैं। प्राइमरी बायर्स आपके यही हो सकते हैं। तो आप ये भी देख सकते हो उन कंट्री को टारगेट करो जहाँ पे ऑलरेडी इंडियंस काफी सारे हैं। उसके बाद क्या कर सकते हो कि उन कंट्री में ये आइडेंटिफाई करो कौन से मेजर रिटेलर्स हैं या होलसेलर्स हैं। उससे पता चलेगा कि आप कौन सी कंट्री फिर कौन से स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट कर सकते हो। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको, कुछ वेबसाइट्स हैं इंडिया में नहीं है, इंडिया की वेबसाइट्स नहीं है, वो ग्लोबल वेबसाइट्स हैं। वो ग्लोबल वेबसाइट का पर्पस क्या है, आपको वो डेटा प्रोवाइड करती है। वो डेटा आपको ये देती है कि ये प्रोडक्ट कौन से स्पेसिफिक बायर को, कौन सी कंट्री तो छोड़ो, कौन से स्पेसिफिक बायर ने परचेज किया है, और नॉट ओनली इंडिया, ग्लोबल नेटवर्क में। फॉर एग्जांपल वियतनाम से यूएस से जो प्रोडक्ट गया है, कौन से स्पेसिफिक बायर, कौन सप्लायर था, ये सारा डेटा भी आपको मिल सकता है। तो ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं, इंडिया में अलाउड नहीं है, कस्टम्स एक्ट अलाउड नहीं करता, बट ग्लोबली काफी कंपनीज है जो आपको डेटा प्रोवाइड कर सकती है। मतलब मेरे को ये तक पता लग जाएगा कि कौन सी कंट्री में, मान लो यूएस की कौन सी स्टेट में कौन सा सप्लायर किस चीज का प्रोडक्ट कहाँ से इंपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से प्राइस पे इंपोर्ट करता है। आप ये हैरान होंगे कि प्राइस, क्वांटिटी, हर चीज आ जाती है उस डेटा के अंदर। बट ये नहीं बोलूंगा कि सारी कंट्रीज, बट मैक्सिमम कंट्रीज ये डेटा, बहुत कंपनीज है जो डेटा प्रोवाइड करती है। मान के चलो मेरे को ऑनलाइन बाय करना है, हाँ जी, क्या मैं Amazon यूएस से बाय कर सकता हूँ? इंडिया में कर सकते हैं, शिपमेंट आ जाएगी। चैलेंज क्या है, बिल्कुल शिपमेंट आएगी। इंडिया में क्या लगेगा आपको, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी इंडिया पहुंचने की, इंडियन कस्टम्स भी आपको ड्यूटी लगाएगा। तो ये भी आपको देखना है कि एक्चुअली में वो आपको इकोनॉमिक्स बैठेगी कि नहीं बैठेगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैं मान लेता हूँ कि मेरा सफिशिएंट, मतलब मेरा इतना रीजनेबल है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा के भी। तो क्या मैं चाइना में मान लो अलीबाबा भी खोलता हूँ, तो मैं वहां से कुछ भी मंगवा सकता हूँ? बिल्कुल मंगा सकते हो। मतलब नॉर्मली मान लो अलीबाबा से कुछ भी ऑर्डर कर सकता हूँ, फिर यहाँ पे वो इम्पोर्ट के लाएगा? बिल्कुल इम्पोर्ट के लाएगा, बट इसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी। जैसे तो, इम्पोर्ट ड्यूटी बट वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। कस्टम क्लियरेंस भी सब हो जाएगा। लाइक काफी कंपनीज लाइक शीन और काफी अपैरल्स के तो काफी ऑल अक्रॉस, लाइक स्पेसिफिकली चाइना के अंदर काफी कंपनीज हैं, तो शीन से बहुत लोग इंपोर्ट करते हैं। इसमें बस आपको यही चैलेंज है कि आपको इम्पोर्ट ड्यूटी लग सकती है, क्योंकि आपका चाहे पर्सनल भी आ रहा है, ले तो आप पर्सनली ले रहे हो, आप कमर्शियल के लिए नहीं ले रहे, आप पर्सनली ले रहे हो, फिर भी उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लग सकती है। अच्छा चलिए मान लीजिए मैंने कुछ अलीबाबा से ऑर्डर करा, तो प्रोडक्ट मैंने जो ऑर्डर करा उसकी कैटेगरी चेंज कर दी कस्टम वालों ने और मेरे को हायर रेट ऑफ ड्यूटी लगा दी, तो ऐसा इंस्टेंस होते हैं? और उसमें मैं क्या करूँ? बहुत होते हैं। हाँ। ये वैसे केस होता है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सनल है, फॉर एग्जांपल मुझे खाली 4-5 प्रोडक्ट पसंद आए अलीबाबा में, शीन में, कुछ 4-5 प्रोडक्ट पसंद आए, मैंने उसको ऑनलाइन परचेज कर लिया। अब चैलेंज क्या होता है, क्योंकि वो मैंने परचेज किया तो कोरियर के थ्रू आएंगे, जब कोरियर के थ्रू आते हैं तो कस्टम ऑफिसर चेक करता है कि वो प्रोडक्ट कहाँ पे क्लासीफाई होने चाहिए, और हम एज एन इंडिविजुअल जब हम क्लासीफाई कर रहे हैं, हम वहाँ क्लासीफाई करेंगे जहाँ कम टैक्स है, कस्टम वहाँ क्लासीफाई करेगा जहाँ ज्यादा टैक्स है। तो यहाँ से चैलेंज आता है, और हम इंडिविजुअल है, हम कुछ ऐसे कर भी नहीं सकते। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, उसको इतनी नॉलेज भी नहीं है, तो ये मेक श्योर करना है जब आप एज अ पर्सनल, अगर आप पर्सनल ही आप इंपोर्ट करना चाहते हो इन स्पेसिफिक वेबसाइट से, तो ये जरूर देखें कि उसकी कितनी ड्यूटी है। हमारे पास कुछ है कि भाई हम कस्टमर ऑफिसर उसको बोल सके कि भाई ये इतना हाई ड्यूटी पे क्यों लगा दिया? बिल्कुल, आपका रेमेडी है। अगर आपको क्लासिफिकेशन पता है, आपको ये पता है इसकी 8 डिजिट क्लासिफिकेशन ये होनी चाहिए, तो आप कंटेस्ट कर सकते हो कस्टम्स को। कस्टम जनरली क्या करता है इस केस में, आपका गुड्स को कन्फिस्केट कर लेता है, बोलता है आप ड्यूटी पे करो तभी हम इस कस्टम से निकले जाएगा। तो जब तक आप उसकी करेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं दे रहे हो, आपको ड्यूटी नहीं दे रहे हो, तो कस्टम्स उसको क्लियर करने के लिए अलाउ नहीं करती। तो आप उसको कंटेस्ट जरूर कर सकते हैं। ये मेक श्योर करना चाहिए आपको, जब भी आप इंपोर्ट करो उसकी क्लासिफिकेशन जरूर देखें। और बहुत बड़ा इशू नहीं है क्लासिफिकेशन का, आप नॉर्मली गूगल में भी सर्च करेंगे, आज की डेट में चैट जीपीटी करेंगे, आपको क्लासिफिकेशन इजीली पता चल सकती है। ओके, कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसी आइटम्स
जो मैं इंडिया इंपोर्ट ही नहीं कर सकता कहीं से भी, कुछ है ऐसा? बिल्कुल, हमारी जो पूरी इंपोर्ट पॉलिसी है उसमें 3 टाइप की कैटेगराइजेशन है। फर्स्ट इज फ्री। फ्री का मतलब ये नहीं है कि ड्यूटी फ्री लेके आओगे, फ्री मतलब विदाउट एनी परमिशन आप इंडिया में इसको इंपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी इज रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये है कि आपको अगर उसको प्रोडक्ट को इंडिया में इंपोर्ट करना है तो आपको कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर मुझे लैपटॉप इंडिया में इंपोर्ट करना है, पर्सनलाइज नहीं, अगर मुझे कमर्शियल ट्रांजैक्शन करनी है और लैपटॉप मुझे इंडिया में इंपोर्ट करना है तो वो अंडर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आते हैं। एक स्पेसिफिक कमेटी है डीजीएफटी में, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बिना आप इंडिया में उसको इंपोर्ट ही नहीं कर सकते। तो लैपटॉप्स हो गया, एसी हो गया, टायर्स हो गए, करना है तो आपको स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। हाउ कैन वी सेल ऑन Amazon ग्लोबल एज वेल? यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं हम, Amazon ग्लोबल पे लिस्ट कर रहे हैं, यूएस में लिस्ट कर रहे हैं Amazon। बिल्कुल कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, आपके पास प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स है, लाइक आईईसी, आपने एडी कोड रजिस्टर करा दिया है, तो अगर आपके प्राइमरी डॉक्यूमेंट जीएसटी है, आपके पास प्राइमरी डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट है, तो आप Amazon की वेबसाइट पे एज अ सप्लायर रजिस्टर कर सकते हो और Amazon आपको फुल अपॉर्चुनिटी देगा कि आप अपना प्रोडक्ट वहां पे ब्रांड कर सकें, चाहे वो यूएस हो, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आप अपना प्रोडक्ट Amazon के थ्रू सेल कर सकते हैं। इंडिया में मान लो मखाना प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसकी ब्रांडिंग करी, पैकेजिंग करी, मैं उसे Amazon यूएस में लिस्ट करा सकता हूँ? बिल्कुल करा सकते हैं। चैलेंज आएगा ट्रांसपोर्टेशन का। इंडिया से जाएगा यूएस, आपको लगेगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी ज्यादा है, तो इसमें ना डुअल मैकेनिज्म चलता है। डुअल मैकेनिज्म मतलब या तो आपका प्रोडक्ट काफी एक्सपेंसिव है तो आप शिपमेंट वाइज बल्क में है, नहीं बिल्कुल, या तो बल्क में कि आप Amazon के वेयर हाउस में भी रखवा सकते हो। अच्छा, तो आप थोड़ा सा प्रोसेस का बताइए कि मैं मान लो मेरे को Amazon ग्लोबल या Amazon यूएस में लिस्ट होना है, कैसे हूँ? अगर आपको ग्लोबली Amazon में लिस्ट होना है तो आप Amazon सेलर की जो वेबसाइट है Amazon की, उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। लाइक आईसी अपलोड करना है, आपको जीएसटी अपलोड करना है, आपका बिजनेस का जो एंटिटी है उसकी डिटेल्स सारी केवाईसी अपलोड करनी है। इसके बाद आपका वो वेरिफिकेशन करेंगे कि एक्चुअली में आपके सारे ट्रांजैक्शंस या आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट है या नहीं है। इसके बाद आपको बताना पड़ता है कि इंपोर्टर ऑन रिकॉर्ड कौन है। मतलब आपका वहां पे यूएस में, क्योंकि इंडिया में जब हम इंपोर्ट करते हैं हमारे नाम पे इंपोर्ट हो रहा है, अब जब यूएस में जब इंपोर्ट कर रहे हो तो पता चला आप बल्क इंपोर्ट कर रहे हैं, तो बल्क इंपोर्ट जब कर रहे हो तो आपका Amazon वेयर हाउस में ही पड़ा है, आपको ये नहीं पता कि अल्टीमेट सेलर कौन है, अल्टीमेट बायर कौन है, कौन एक्चुअली में यूएस से बाय करेगा, आपको डे वन में नहीं पता। तो आपको एक इंपोर्टर ऑन रिकॉर्ड डिफाइन करना पड़ता है, वो भी Amazon आपको असिस्ट करता है इसके अंदर। जैसे आपका इंपोर्टर ऑन रिकॉर्ड मतलब कि आपका ऑन रिकॉर्ड, ऑन देयर रिकॉर्ड इटसेल्फ, ऑन कस्टम रिकॉर्ड एक इंपोर्टर डिफाइन हो गया है, तो वो Amazon उसमें आपको असिस्ट करता है। एक आपको एक चैनल पार्टनर भी। इंपोर्टर तो फिर Amazon हुआ? इंपोर्टर Amazon नहीं होता, क्योंकि Amazon बेसिकली क्या होता है, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल नहीं रखता, वो मार्केट प्लेस ही है। बायर कौन है, डायरेक्ट कस्टमर है। Amazon बहुत जगह बायर नहीं बनता, तो इंपोर्टर ऑन रिकॉर्ड स्पेसिफाइड डिफाइंड होता है। बहुत जगह Amazon भी हो सकता है, बट जनरली Amazon नहीं लेता ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इंपोर्टर ऑन रिकॉर्ड बने। जैसे आपका इंपोर्टर ऑन रिकॉर्ड बन जाएगा, उसकी बेसिस पे आप Amazon के प्रोडक्ट, Amazon की वेबसाइट पे आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। Tell me some products which I can import from China and sell it in India. तो ऐसे प्रोडक्ट्स आप आइडेंटिफाई करो फ्रॉम चाइना जिससे हम इजीली इंडिया में इंपोर्ट करें और इजीली सेल करें। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है, लाइक फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं होम अप्लायंसेस के प्रोडक्ट्स हो गए, लाइक आपके जो भी आपके स्विचेस आते हैं, लाइक अगर हम होम की बात करते हैं, आपके जो सारे स्विचेस हैं अभी आप सब मैक्सिमम लोग अपने घर में नॉर्मल स्विचेस यूज कर रहे हैं, बट अब एडवांस क्या हो रहा है, थ्रू अलेक्सा, टू डिफरेंट मैकेनिज्म, ऑटोमेटिक सिस्टम से हमारे होम अप्लायंसेस सारे चल रहे हैं, हमारे होम स्विचेस चल रहे हैं। इन एडिशन टू इट, लाइक आपके जो डोर सेट्स है वो पुराने सब मैकेनिज्म से डोर नॉर्मल यूज कर रहे हैं, बट अब क्या हो रहा है, अब उसको भी सब डिफरेंट मैकेनिज्म से बेटर क्वालिटी आ रहे हैं, कोड वाले हैं ना अब तो हर जगह। अब क्या हो रहा है मेजरली सब या तो ऑटोमेटिक सिस्टम से, बायोमेट्रिक्स से चल रहा है, या आपके उससे चल रहे हैं। अल्टीमेटली क्योंकि इंडिया का जैसे हम बात कर रहे हैं मिडिल इनकम से अपर मिडिल इनकम जा रही है, तो होम अप्लायंसेस में एक आता है आपका डाइसन क्वालिटी, जो आपका रेंज होता है 40-45,000 से स्टार्ट होती है, और एक आती है आपकी फिलिप्स की क्वालिटी जो आपकी स्टार्ट होती है 1000-2000 मैक्सिमम 5000। तो इसके बड़े बीच में काफी बड़ा गैप है। तो ये गैप को फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना है, एक ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो जो डाइसन टाइप की आपको क्वालिटी दे सके, प्लस एक कन्वीनियंस दे सके, एंड आप उस मिडिल उसमें ब्रैकेट में आप सेल कर सको। क्योंकि अल्टीमेटली आपको यही देखना है, ऐसे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने हैं कि आप क्वालिटी सेल करो, क्योंकि आपको तभी प्रीमियम प्राइस मिलेगा। हर जगह ट्रम्प टैरिफ चल रहा है और इंडिया की तो बुरी हालत कर रखी है उसने। और इंडियन एक्सपोर्टर स्पेसिफिकली, मैं खुद भी अपने क्लाइंट्स को जानता हूँ, इवन इफ मैं आपको बताऊँ, ऐसे क्लाइंट्स हैं मेरे जो रेयर अर्थ मेटल में डील करते हैं, और इनफैक्ट उनको भी मुश्किल हो रहा है यूएस में एक्सपोर्ट करना। कहीं ना कहीं यूएस गवर्नमेंट ने टैरिफ तो लगाया, प्लस इंटरनल भी यूएस ऐसे ट्राई कर रहा है कि इंडिया से जो भी शिपमेंट हो वो इजीली क्लियरेंस नहीं मिले,
जैसे पहले मिलती थी। अगर यूएस को अगर हम एक बारी साइड रख के, और ऐसी कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं? इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। ट्रेड एग्रीमेंट मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक 1-to-1 या एक एज अ ब्लॉक एक एग्रीमेंट साइन किया है कि दोनों कंट्री एक दूसरी कंट्री के ऊपर टैक्सेस नहीं लगाएगी। फॉर एग्जांपल देते हैं, इंडिया और जापान का ट्रेड एग्रीमेंट है। अगर मैं इंडिया से जापान एक्सपोर्ट करूंगा तो जापानीज गवर्नमेंट ने बोला है कि क्योंकि ये इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है, इसके ऊपर हम टैक्सेस नहीं लगाएंगे। लाइकवाइज अगर जापान से इंडिया आ रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि उसके ऊपर हम टैक्सेस नहीं लगाएंगे। तो आप कह रहे हैं टैक्सेस मतलब टैरिफ, जो फॉर एग्जांपल ट्रम्प ने मान लो 50% लगाया, 100% लगाया, वो 0% अगर मैं जापान में एक्सपोर्ट करता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो मतलब और ये आपका मार्केटिंग का तरीका है, क्योंकि आप जो आपका बेसिकली बायर है जापान में जो बैठा हुआ है, उसको आप बोलोगे कि आपके, क्योंकि मैं इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, आपके ऊपर 0% टैक्स लगेगा। तो एक जो एडवांटेज मिलता है 4-5% का, वो भी इन एडिशन टू मिल रहा है। और ये मार्केटिंग का तरीका बन जाता है बोलने के लिए, क्योंकि जो बायर है उसके लिए तो कॉस्ट है टैक्स। अब टैक्स नहीं लग रहा तो 4 से 5% का वो भी एक एडवांटेज है टू द बायर। ओके, 19 कंट्रीज है जहाँ पे अगर इंडिया से एक्सपोर्ट करूँ तो मेरा 0 टैरिफ है। तो 19 कंट्रीज नहीं है, कुछ तो 1-to-1 बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स है। बायलैटरल मतलब 2 कंट्री ने साइन किया है, कुछ ब्लॉक्स है, मतलब एशियन ट्रेड एग्रीमेंट है। तो पूरे ब्लॉक का एक ही ट्रेड एग्रीमेंट है। टॉप 3 कंट्रीज कौन से जहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करूँ 0 टैरिफ है? मेजरली जो अभी रिसेंटली मैं बात करता हूँ तो EFTA कंट्रीज है, लाइक स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein। उसका रिसेंटली 1 अक्टूबर 25 से ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑपरेशनल हुआ है। 1 अक्टूबर से जितना भी आप एक्सपोर्ट करोगे, अब आपको ऐसे नहीं 0 टैक्सेस है, पर रिड्यूस कस्टम ड्यूटी लगेगी। आपको चेक करना पड़ेगा कि कितनी ड्यूटी लगेगी। इन एडिशन टू इट ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट है, आपका साउथ कोरिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट है, सिंगापुर के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट है। अब यूके के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया बट ऑपरेशनल नहीं हुआ है। तो और भी कंट्रीज है, लाइक सारी एशियन कंट्रीज है, उन सबके साथ ट्रेड एग्रीमेंट है, लाइक वियतनाम, बांग्लादेश, इन श्रीलंका, इन सबके साथ भी गवर्नमेंट का ट्रेड एग्रीमेंट है। इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप सही नहीं है, तो इंडिया अब चाइना से अपने रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है। एक तरफ हम मेक इन इंडिया प्रमोट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को भी कहीं ना कहीं जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको भी रिमूव करके एक तरीके से फ्री ट्रेड परमिट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा? अगर हम बात करें आज की डेट में, तो नहीं है, क्योंकि अभी उनके कंडीशंस या बेसिकली दोनों कंट्री के जो भी टर्म्स हैं रिपेयर हो रहे हैं। आई वोंट से कि कंप्लीटली ठीक हो गए हैं, रिपेयर हो रहे हैं, मतलब बेटर हो रहे हैं। बट आज की डेट में देयर आर मल्टीपल कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्ट। क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है? प्राइमरी कॉम्प्लेक्सिटी है रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इन द बेस ऑफ क्वालिटी। जैसे बहुत स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के अंदर BIS का स्पेसिफिक नॉर्म्स है कि आपको BIS की अगर क्वालिटी फुलफिल करते हो तभी आप इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो। अब फूड के केस में FSSAI लेना पड़ता है। आपको हर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का अलग अलग कंप्लाइंस है। लेकिन अगर मान लो आपको ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है तो आपको WPC का लेना पड़ेगा। अगर आपको एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट करना है तो आपको सिडिस्को का लेना पड़ता है। तो हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग क्वालिटी की सर्टिफिकेशंस आपको मेंशन या लेनी पड़ती है। तो ये बेसिकली बैरियर है। बैरियर क्यों है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चाहते हैं कि इंडिया के अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट्स आए। तो जब भी हम चाइना की बात करते हैं, जनरली क्या होता है, पहला थॉट ये जाता है कि इंफीरियर क्वालिटी विद लो प्राइस। एग्जैक्टली। गवर्नमेंट चाहती है कि इंफीरियर क्वालिटी ना आए, तो उसके लिए गवर्नमेंट काफी रिस्ट्रिक्शंस डालती है कि आप BIS या डिफरेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करो, तब ही आप इंडिया में उसको इंपोर्ट कर सकते हो। इंडिया और वियतनाम का एग्रीमेंट है और यहाँ पे 0 टैक्सेस है इंडिया और वियतनाम की एग्रीमेंट के हिसाब से। तो लोग ऐसे नहीं कर सकते कि चाइना से इंपोर्ट करा, पहले वियतनाम इंपोर्ट कर लिया और वियतनाम से इंडिया इंपोर्ट कर लिया। मान लो कोई ऐसी आइटम है जो चाइना से इंपोर्ट करता हूँ 50% ड्यूटी है, तो इससे अच्छा पहले मैंने वियतनाम इंपोर्ट करा और वियतनाम से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो 0% पे इंडिया इंपोर्ट कर लिया। ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज था। क्या चैलेंज था? क्योंकि खाली प्रोडक्ट रूट हो रहा था इन ऐसी कंट्री से जिसका इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट है। लाइक वियतनाम का जो ट्रेड एग्रीमेंट है एशियन के अंदर जो आता है, रूट क्या हो रहा है, चाइना से वियतनाम गया, वियतनाम से इंडिया आया। गवर्नमेंट को चैलेंज क्या है कि अल्टीमेटली प्रोडक्ट ओरिजिनेट ही नहीं हुआ वियतनाम में, तो कैसे वो बेनिफिट दिया जा सके। तो जो भी ट्रेड एग्रीमेंट गवर्नमेंट साइन करती है उसमें मेंशन करती है दैट इज रूल ऑफ ओरिजिन। कब माना जाएगा कि वो प्रोडक्ट उस कंट्री में ओरिजिनेट हुआ है। तो हर एक ट्रेड एग्रीमेंट का अलग अलग रूल ऑफ ओरिजिन है। कुछ कंट्री में रूल ऑफ ओरिजिन में होता क्या क्या है? फर्स्ट रूल ऑफ ओरिजिन में होता है वैल्यू एडिशन क्राइटेरिया। वैल्यू एडिशन मतलब उस कंट्री में कितना वैल्यू एडिशन हुआ है,
तो मैक्सिमम अगर मैं एवरेज लगा के चलूँ तो मैक्सिमम जो ट्रेड एग्रीमेंट्स में मेंशन करता है 30 to 35% का वैल्यू एडिशन, कि मतलब अगर मुझे वियतनाम से इंडिया इंपोर्ट करना है तो 35% का वैल्यू एडिशन होना चाहिए वियतनाम के अंदर, तभी माना जाएगा कि वो वियतनाम में ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, चेंज इन टैरिफ सब हेडिंग या हेडिंग। इसका मतलब क्या है कि चाइना से अगर जब वियतनाम जो प्रोडक्ट आया है उसकी जो टैरिफ की हेडिंग थी, मतलब उसका जो कैटेगरी चेंज होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि वैल्यू एडिशन कंप्लीट हो गया तो आप कर सकते हो, तो दोनों कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, मतलब चेंज इन टैरिफ सब हेडिंग प्लस वैल्यू एडिशन, तब जाके माना जाएगा कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली में उस कंट्री में ओरिजिनेट हुआ है। आपके ओपिनियन में ये जो यूएस ने टैरिफ्स लगाए इंडिया पे, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? एक पहले तो शॉकिंग फिगर बताऊंगा, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट क्या एक्सपोर्ट करता है आपको पता है? मे बी लाइक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सबको लगता है एग्रीकल्चर, गारमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग, ये प्रोडक्ट होगा, बट सबसे ज्यादा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं, वो तो हम इंपोर्ट करते हैं ना। तो क्रूड सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, उसका जो फिनिश प्रोडक्ट है दैट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट में 20% एक्सपोर्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। एक और शॉकिंग चीज बताऊंगा, इतना डिस्कशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट्स है उसका 20% हम यूएस एक्सपोर्ट करते हैं। टोटल एक्सपोर्ट का 20% हम यूएस पे डिपेंडेंट है। हमारे इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट जितना भी है उसका 20% हम सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। ओके। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट के पास चैलेंज है, और ऐसी स्पेसिफिक सेक्टर्स है लाइक जेम्स एंड ज्वेलरी, जहाँ पे इंडिया का जो मैन्युफैक्चरर है उसका मार्जिन बहुत बड़ा नहीं है, उनका 4 to 5 मैक्सिमम 10% का मार्जिन होता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है काफी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स है, तो 5 to 10% के मार्जिन के अंदर ये पूरा गेम है एक्सपोर्ट्स का। उसमें भी उन्होंने 50% टैक्स लगा दिया है। तो पूरी गारमेंट इंडस्ट्री, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सारे ऐसे हाईली हिट सेक्टर्स हैं क्योंकि वो एक्सपोर्ट आज के डेट में नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्टरनेटिव क्या है उनके पास? कि आप डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट करें, कि आप और कंट्रीज को आइडेंटिफाई करें, कि जहाँ पे यूएस पे जहाँ पे 100% डिपेंडेंसी थी, क्योंकि हमारे काफी क्लाइंट्स थे जिनकी 100% डिपेंडेंसी यूएस में थी। अब क्योंकि वो सारे सफर कर रहे हैं, कोई भी 50% का टैक्स कोई भी लेना नहीं चाहता। मैं एज एक्सपोर्टर हूँ, मेरा इतना मार्जिन नहीं है कि मैं पूरा 50% का टैक्स लूँ। जो बायर है वो खुद भी लेना नहीं चाहता 50% टैक्स। तो अब हमारे पास एक ही ऑल्टरनेटिव है कि हम कंट्रीज आइडेंटिफाई करें। जो यूएस ने टैरिफ लगाए हैं ये तो गुड्स पे हैं, कल को अगर सर्विस पे भी टैरिफ लगा दिया उसने, अल्टीमेटली हम जो इन्फोसिस है, टीसीएस है, या जितनी भी हमारी आईटी जाइंट्स है, दे आर डूइंग लेबर आर्बिट्रेशन, कि यहाँ पे स्किल्ड लेबर और जो यूएस में स्किल्ड लेबर है उसमें देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन देयर पे पैक। तो अगर उसने सर्विस में भी, मान लीजिए जो भी बिलिंग सर्विस सेक्टर यूएस में करता है उस पर भी टैरिफ लगा सकता है कल को वो। बिल्कुल, सबसे बड़ा डर ही इंडियन गवर्नमेंट का ये है कि अगर सर्विस सेक्टर में टैक्स लग गया तो हमारा पूरा ट्रेड डेफिसिट विल बी इन अ वेरी बिग लाइक चैलेंज। क्योंकि अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं, सितंबर के ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स आए हैं। सितंबर के ट्रेड डेफिसिट नंबर्स में हमारा ट्रेड डेफिसिट डबल हुआ है। $8 बिलियन से जो मंथली जनरली होता था, $16 बिलियन हो गया हमारा ट्रेड डेफिसिट। इससे ये शोकेस कर रहा है। और ये हमारा डेफिसिट कम क्यों है? क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम है। अगर ऐसा हो गया कि यूएस ने टैक्स लगा दिया, चाहे वो 10% टैक्स भी हो, तो काफी बड़ा हिट होगा। एक सबसे बड़ा चैलेंज H1B वीजा का भी आया है, जो $1 लाख का स्पेसिफिकली वन टाइम आपको देना पड़ेगा। इन एडिशन टू इट, अगर ये एक और टैक्स लग गया तो इंडियन एक्सपोर्टर्स का काफी बड़ा इशू आएगा। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इज इन फुल फोर्स टू नेगोशिएट विद द यूएस गवर्नमेंट। ये कैसे? क्योंकि अल्टीमेटली चैलेंज इज ऑन द रशियन, क्योंकि रशिया से हम जो प्रोक्योर कर रहे हैं वही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इंडियन गवर्नमेंट इज फाइंडिंग आउट द सेफेस्ट सोल्यूशन कि कैसे हम उस यूएस टैक्स को कम करा सकें। तो आपको लगता है आने वाले टाइम में यूएस टैरिफ कम होंगे? बिल्कुल, आई बिलीव इन द नेक्स्ट वन मंथ इटसेल्फ, बाय द मिड नवंबर और बाय एंड ऑफ नवंबर यूएस का टैक्स कम हो जाएंगे, एक्सपेक्टेड है। ओके, एंड व्हाट अबाउट यूके? मतलब देयर इज अ यूके ट्रेड एग्रीमेंट एज वेल दैट इज ऑनगोइंग, या हो गया? उसमें क्या बेनिफिट है मान लो हमको यूके में काम करना है? तो यूके का जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो दोनों गवर्नमेंट ने साइन कर दिया है, बट ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है। ऑपरेशनलाइज में टाइम लगता है, जनरली 1 साल का टाइम लग जाता है। तो 1 साल के बाद वही ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। तो यूके का एडवांटेज क्या है? अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं, एक्सपोर्ट में काफी एडवांटेजेस हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अपैरल्स हो गया, लेदर काफी बड़ा एक्सपोर्ट है, और यूके काफी बड़ी मार्केट भी है लेदर की। अराउंड 3 to 4% ही जो टोटल जो यूके इंपोर्ट करती है, 3 to 4% ही खाली इंडिया उसको सर्विस कर पा रही है। तो काफी बड़ी मार्केट है जो यूके को अभी हम इंडिया एज अ इंडिया
पोटेंशियली हिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि बांग्लादेश ऑलरेडी यूरोप एंड यूके पे अच्छा टारगेट कर चुकी है गारमेंट्स इंडस्ट्री में। अब इंडिया के पास एडवांटेज आएगा क्योंकि यूके के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है, साइन हो चुका है बट ऑपरेशनलाइज होने वाला है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का भी साइन होने वाला है, एक्सपेक्टेड है इन द नेक्स्ट 6 मंथ साइन हो जाएगा। व्हाट स्पेसिफिकली यू थिंक कि हमें इन आइटम्स पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जो रिसेंटली इंडिया और यूके का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है? स्कॉटलैंड सबसे ज्यादा फेमस किसके लिए है? स्कॉच विस्की। तो स्कॉच विस्की में जैसे मैंने बताया था 150% का टैक्स है। अब उनने टैक्सेशन स्ट्रक्चर कम कर दिया है, 100 फिर 50% अल्टीमेटली हो जाएगा। बट दैट इज इम्पोर्ट। बिल्कुल। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली एडवांटेज आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया के काफी स्पेसिफिक एनआरआईज हैं जो यूके में हैं। तो आपको अल्टीमेटली आपके कंज्यूमर्स कौन है जो टेस्ट आपका एंजॉय कर सकते हैं, जो आप इंडिया में एक्सपोर्ट करना चाहते हो वही वो टेस्ट एंजॉय कर रहे हैं। बट आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप वो क्वालिटी डिलीवर करो। कोई स्पेसिफिक सेक्टर है जिसके टैरिफ्स कम हुए हैं इंडिया यूके में? अपैरल इज अ वेरी बिग सेक्टर, जो जिसके अंदर अपैरल हो गया, लेदर जैसे मैंने बताया, ये दोनों काफी बड़े सेक्टर हैं जिसके अंदर एडवांटेज ले सकते हैं। प्लस फार्मास्यूटिकल आल्सो इज अ वेरी बिग सेक्टर जो अब इंडिया से बढ़ने वाला है टू यूके। ओके, सो देयर आर 3 सेक्टर्स जो आप कह रहे हैं कि इंडिया और यूके का जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उनसे ये तीनों सेक्टर्स के जो टैरिफ है दैट विल गेट रिड्यूस एंड एक्सपोर्ट एडवांटेज रहेगा। वन इज फार्मास्यूटिकल्स, अपैरल्स एंड लेदर। सो एनी स्पेसिफिक पॉइंट जो आप हाईलाइट करेंगे कि मैं अगर इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ यूएस, यूके और मिडिल ईस्ट, एनी अदर कंट्री, तो मेरे को ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। आपके शिपिंग बिल, आपने जो भी इनवॉइस किया है, पैकेजिंग लिस्ट, ये सारे कंबाइंड एक ही चीज बोलनी चाहिए, नहीं है कि अलग अलग चीजें मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टाइमलाइन। आप जैसे ही आप एक्सपोर्ट करते हो, आपने शिपिंग बिल फाइल किया है, विद इन 9 मंथ्स आपको पैसे आ जाने चाहिए। अगर नहीं आए तो वो भी एक फेमा का नॉन कंप्लायंस है। ये मेक श्योर करना है कि आपको पैसे टाइमली आ जाए। नेक्स्ट चीज, अगर आपको एक्सपोर्ट का एडवांस मिला है तो गवर्नमेंट की एक और कंडीशन है, अगर आपको एक्सपोर्ट का एडवांस मिला है तो विद इन 1 ईयर ऑफ द एक्सपोर्ट एडवांस आपको एक्सपोर्ट करना जरूरी है। इसमें काफी बड़ा चैलेंज कहाँ आया? एक जैसे आपने सबने सुना होगा बाइजू। बाइजू भी काफी न्यूज में रही। बाइजू का एक 9,000 करोड़ का ईडी का नोटिस था। इसमें 4,000 to 4,500 करोड़ का खाली करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के ऊपर नोटिस आया था। मतलब उसमें उनको इंपोर्ट का एडवांस मिला, एक्चुअली में प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं हुआ। एक्सपोर्ट जो कर दिया, उस एक्सपोर्ट का टाइमली उन्होंने रियलाइज नहीं किया। तो ये मेक श्योर करना है आपको, एक्सपोर्ट तो कर दिया बट आपको टाइमली इसको रियलाइज करना जरूरी है। जो ईडी का नोटिस आया था बाइजूस पे, वो मेनली फेमा के लिए था, वो जो 9,000 करोड़ का था? बिल्कुल, वो खाली क्या था उसमें? क्या था उसमें? अगर मैं कैपिटल अकाउंट का अलग था, जो उनका एफडीआई के रेगुलेशंस जो उन्होंने कंप्लाई नहीं किए थे। करंट अकाउंट का जो था 4,000 करोड़ का, अप्रोक्सीमेटली 4,000 करोड़ का करंट अकाउंट का था। मतलब उन्होंने क्या किया था, इंपोर्ट का एडवांस दे दिया बट इंपोर्ट नहीं हुआ टाइमली। एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट के पैसे नहीं आए। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आपने अगर एक्सपोर्ट किया है या आपने इंपोर्ट किया है, आपको टाइमलाइन आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी। ये नॉर्मल बिजनेस डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन नहीं है कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक एंट्री डाली, पैसे नहीं आए, आपने एंट्री डाल के क्लोज कर दिया। यहाँ पे क्योंकि आरबीआई इन्वॉल्व है, कस्टम्स इन्वॉल्व है, ये मेक श्योर करना है कि आप सारी टाइमलाइंस को कंप्लाई करें। ये मानते मैं दुबई घूमने गया और आज की डेट में गोल्ड के प्राइसेस आप देख ही रहे हैं कैसे है, तो मैं वहाँ से कोई लिमिट है कि मैं मतलब क्या लिमिट है कि मैं कितना गोल्ड ला सकता हूँ? या फॉर एग्जांपल आज की डेट में आईफोन, बहुत आपने देखा होगा कि यूएस में आईफोन और इंडिया में 50,000 का डिफरेंस है, यूएस एंड दुबई में 30,000। तो इन चीज़ों की कोई लिमिट है कि मैं मान लो दुबई घूमने गया तो मैं क्या क्या आइटम्स लेकर आ सकता हूँ और क्या लिमिट है उन पे? अभी रिसेंटली 17 Pro 17 आया है, सब ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इंडिया से सस्ता कहाँ मिलेगा और उसी कंट्री में जाके लेना चाहते हैं। बट आपको मैं कस्टम्स एक्ट बताता हूँ, कस्टम एक्ट ये अलाउ नहीं करता। कस्टम एक्ट क्या कहता है कि 50,000 से नीचे अगर कोई भी प्रोडक्ट है तो आप एज अ बैगेज विदाउट एनी ड्यूटी लेके आ सकते हो। मतलब 50,000 की लिमिट है, 50,000 से नीचे कोई भी प्रोडक्ट है आप लेके आ सकते हो। कस्टम एक्ट में कोई भी चैलेंज नहीं आएगा, कस्टम ऑफिसर भी कुछ भी नहीं पूछेगा, आप ग्रीन चैनल से निकल के लेके आ सकते हो। क्वेश्चन ये आता है, आईफोन कभी 50,000 से नीचे आता ही नहीं है। तो जब भी आप इन कंट्री से लेके आओगे, आप कस्टम का नॉन कंप्लायंस कर रहे हो, क्योंकि अगर कस्टम ऑफिसर को पता चलेगा कि आप ये लेके आए हैं तो आपको उसके ऊपर 35% का टैक्स लगा सकते हैं। मैं आईफोन ओपन करके यूज कर लूं, वो तो खरीद सकते हो, वो अल्टीमेटली अगर आप उस मैकेनिज्म से जाते हो डेफिनेटली कर सकते हो। बट एज अ कंप्लीट अगर आप आईफोन पैकेट में लेके आते हो तो गवर्नमेंट उसके ऊपर 35% का टैक्स लगा सकती है। और गोल्ड पे क्या लिमिट है? गोल्ड पे लिमिट जो है
मेंस की अलग है, वुमेन की अलग है। अगर आप प्राइसिंग लिमिट बोल रहे हो तो गोल्ड के तो रेट बढ़ रहे हैं, ऐसा तो कुछ ला ही नहीं सकते फिर आप। गोल्ड के अंदर भी सिमिलर काइंड की प्राइसिंग लिमिट है। गोल्ड Okay. तो आप लेके ही नहीं आ सकते। गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ बार कॉइन आप अलाउड ही नहीं है लेके आना, उसके Okay. ऊपर टैक्स लगेगा। बट अगर आप ज्वेलरी लेके आते हो तो ज्वेलरी लेके आ सकते हो। बट ज्वेलरी कब लेके आ सकते हो, उसकी भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आप 1 साल से ज्यादा उस कंट्री में थे, मतलब आप ये नहीं है कि आप ट्रांजिट में मान लो 15 दिन घूमने गए आप लेके आ गए। अगर 1 साल से ज्यादा बाहर रहे हो उस कंट्री के अंदर, उस केस में ही आप 20 ग्राम्स बट मैक्सिमम कैप ऑफ 50,000 रुपीज फॉर मेन आप इंडिया में लेके आ सकते हो ज्वेलरी, नॉट गोल्ड कॉइन्स। मेंस के लिए 20 ग्राम्स है और वुमेन के लिए 40 ग्राम्स है। बट ये कंडीशन सिंपल है कि आपको 1 साल बाहर रहना पड़ेगा तभी आप लेके आ सकते हो। अच्छा चलिए मानिए मैं चाइना गया कैंटन फेयर में, फिर दोबारा उसका एग्जांपल लेते हैं कैंटन फेयर का क्योंकि बहुत फेमस है। तो मेरे को वहाँ पे कुछ चीज़ें पसंद आई एंड मैं देखना चाहता था मार्केट कैसी है इंडिया में, विल दे एक्सेप्ट इट और नॉट, तो उसकी कितनी डिमांड है उस प्रोडक्ट की इंडिया में, तो मैं कितना, इज देयर एनी लिमिट टू दैट, या मेरे को डिक्लेयर करके ही लाना है। मान लो मैं सैम्पल के उसमें मान लीजिए 10 शर्ट्स ले आया कि भाई, या 10 वॉचेस ले आया फॉर एग्जांपल एज अ सैम्पल, तो उसमें भी कुछ लिमिट है? बिल्कुल लिमिट है। एक हमने बताया पर्सनल बैगेज की। पर्सनल बैगेज का मतलब क्या है कि आप पर्सनली एक आइटम लेना चाहते हो, उसकी जी। लिमिट है 50,000। जी। बट अगर आप कमर्शियल एक सैंपल लेके आना चाहते हो फॉर अ बिजनेस पर्पस, तो उसकी अलग लिमिट है। उसकी लिमिट क्या है, 3 लाख रुपीज। इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर आप 3 लाख तक आप लेके आ सकते हो। बट उसमें एक और कंडीशन है, एक प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू शुड बी less than 5,000 rupees. So this is when you are going on business trip. Yes, that when you are going on a business trip, not on a it is a not on a personal specific आप import कर रहे हो, आप business purpose के लिए गए हो, एक business purpose के लिए आप एक sample लेके आ रहे हो, तो 3 लाख की maximum limit है, उसमें 5,000 पर आइटम की लिमिट है, मैक्सिमम 50 आइटम लेके आ सकते हो इन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस। तो इसको भी डिक्लेयर करना होता है या ये मैं ला तो सकता ये हूँ? अगर आप ये लेके आते हो तो ये आपको ड्यूटी फ्री आएगा। ओके। बट अगर आप इससे ज्यादा लेके आ सकते हो, लेके आना चाहते हो तो लेके आ सकते हो, बट आपको उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर भी कुछ लिमिट होती है कि इन द सेंस कि इंडिया से बाहर आप कितना फॉरेन एक्सचेंज भेज सकते हो? फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंडियन रेजिडेंट हूँ, जो लिमिट है इंडियन रेजिडेंट के ऊपर है, एनआरआई के ऊपर नहीं है। इंडियन रेजिडेंट हूँ, इंडियन रेजिडेंट की लिमिट है $2.5 लाख। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर मैं $2.5 लाख मैं रेमिट कर सकता हूँ बाहर। आप इससे आप शेयर्स परचेज करो, इससे आप प्रॉपर्टी परचेज करो। इसमें शेयर्स प्रॉपर्टी भी इंक्लूडेड है? सब कुछ इसमें आप हर चीज, मतलब आप जब आप ये क्यूमुलेटिव अमाउंट है कितना आप बाहर पैसे भेज सकते हो एज अ इंडिविजुअल। और उससे ज्यादा भेजने हैं तो? उससे अगर आपको ज्यादा भेजने हैं तो आपको उसके लिए आरबीआई की परमिशन लेनी है, वो मिलना मुश्किल है। आपको पता है आरबीआई ऐसे परमिशन नहीं देती है। तो मानस फिर ये दुबई में जो प्रॉपर्टी लेते हैं ये कैसे ले रहे हैं? फेमा एक्ट कहता है कि आप अगर आपको बाहर प्रॉपर्टी परचेज करनी है, आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो। कितने पैसे भेजने हैं, आप $2.5 लाख भेज सकते हो इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। बट चैलेंज कहाँ है? चैलेंज ये है कि आप अगर कोई प्लान के थ्रू भेज रहे हो, मान लो 10% आपने डाउन पेमेंट कर दी, रिमेनिंग आप 1% पर मंथ आप ऐसा डाउन पेमेंट आपने देने के बाद उस रियल एस्टेट एजेंसी ने पेमेंट प्लान बना दिया। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि इंडिया का जो एक्ट है फेमा एक्ट, वो मेंशन करता है कि आप रियल एस्टेट अगर आपको परचेज करना है तो अपफ्रंट आप कंप्लीट अमाउंट दो। आप उसके लिए कोई लोन, कोई कमिटमेंट, फॉर एग्जांपल आपकी पेमेंट प्लान डिले हो रहा है, ये आप ट्रांजैक्शंस कर नहीं सकते। तो अगर आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो ये मेक श्योर करना है कि आप कंप्लीट पेमेंट एक बार में दो। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि अगर मेरे को कोई भी प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर परचेज करनी है तो वो मैं लोन पे नहीं कर सकता, इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर सकता, और कोई भी पेमेंट प्लान के अगेंस्ट नहीं कर सकता। मेरे को कोई भी प्रॉपर्टी अगर बाहर लेनी है तो मेरे को वन टाइम पेमेंट करनी पड़ेगी। और आप कह रहे हो वन टाइम पेमेंट में कैप है $2.5 लाख की। बिल्कुल। तो फिर कैसे होएगा? तो अब इसमें क्या करते हैं लोग, प्लानिंग कैसे कर सकते हैं कि आपके फॉर एग्जांपल घर में 4 लोग हैं, तो हर एक पर्सन की $2.5 लाख की लिमिट है, तो आप चारों लोग क्यूमुलेटिवली भी एक घर खरीद सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक पूरे फैमिली की $2.5 लाख की लिमिट है, तो आप चारों लोग क्यूमुलेटिवली भी एक बड़ा घर भी परचेज कर सकते हैं दुबई के अंदर। मतलब मैं यहाँ पे देखता हूँ दिल्ली गुड़गांव में इतने प्रॉपर्टी फेयर हैं और बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स के हैं और मतलब बहुत फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान ऑफर कर रहे हैं। तो फिर ये लोग कैसे ऑफर कर पा रहे हैं यहाँ पे? और इतना अगर ये रेगुलर मतलब फेमा में अलाउड नहीं है तो इतना ओपनली ये ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे पेमेंट प्लान। मैं तो एज अ प्रोफेशनल मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन सारे पेमेंट प्लान्स को अवॉइड करें, क्योंकि अभी लॉ एम्बिगुअस है एंड फ्यूचर में 100% है कि फेमा या ईडी का आपको 100% केस आएगा अगर आप ऐसे पेमेंट प्लान्स को सब्सक्राइब करते हैं। तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप अगर प्रॉपर्टी
फुल $2.5 लाख की लिमिट में कर सकते हो परचेज, या विद फैमिली मेंबर्स अगर एक्यूमुलेट करके करना चाहते हो तो करिए। पेमेंट प्लान्स, डाउन पेमेंट, ये चीजें, सारी चीजें अवॉइड कीजिए। चलिए मान लीजिए मैंने पेमेंट प्लान के हिसाब से कर ली, सो हाउ वुड द एजेंसीज गेट टू नो, लाइक आर देयर एनी डिस्क्लोजर दैट आई नीड टू डू ऑन एन एनुअल बेसिस? मेरे को खुद बताना पड़ता है, जैसे ITR है तो क्या मेरे को ITR में डिस्क्लोज करना है कि मैंने ये करी है, या मेरे को RBI को बताना है, या मेरे को ED मतलब किसी को बताना है मेरे को एनुअल बेसिस पे कि भैया मैंने ये प्रॉपर्टी ली है? बिल्कुल, आपको अच्छा। इनकम टैक्स को बताना पड़ता है। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो उसका एक FA शेड्यूल होता है कि आपके जो भी प्रॉपर्टी, जो भी बैंक अकाउंट, जो भी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, आपको हर चीज वो डिक्लेयर करनी पड़ती है इन योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हो उसके ऊपर भी आपको पेनल्टी लगेगी। बहुत लोग क्या करते हैं, पैसे बाहर भेज दिए, डाउन पेमेंट के थ्रू जा रहा है एंड आपने इनकम टैक्स में डिक्लेयर भी नहीं किया। ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट बाहर परचेज कर रहे हैं तो वो आप इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर भी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करें। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर ऑल कंट्रीज या दुबई के लिए स्पेसिफिक? दिस इज स्टैंडर्ड फॉर ऑल द कंट्रीज। आज की डेट में बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, तो ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे म्यूचुअल फंड का जो टैक्स है वो एग्जेम्प्ट हो जाए। बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि अगर हम दुबई या ऐसी एंटिटीज की बात करते हैं, वहाँ पे DTAA के प्रोविजंस लगते हैं। तो अगर दुबई से यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स अगर हम इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो कैपिटल गेन से एग्जेम्प्टेड है। मतलब आपका जो भी म्यूचुअल फंड में जो भी एडवांटेज मिला है, जो भी आपको गेन हुआ है, वो कंप्लीट आपको एग्जेम्प्टेड मिलेगा फ्रॉम द कैपिटल गेन, फ्रॉम द इंडियन टैक्सेस। तो बहुत लोग क्या कर रहे हैं, ये याद रखना ये म्यूचुअल फंड्स के लिए है, ये शेयर्स के लिए नहीं है। अगर शेयर्स परचेज करोगे तो इन दैट केस आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, कैपिटल गेन देना पड़ेगा। ओनली इन द केस ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स ये एडवांटेज मिलेगा कि आपको उसके ऊपर कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिलता है। सो मानस, वन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव to business owners or entrepreneurs who want to export from India to say Middle East, UK or US, any specific sector or category you want them to target or they can target? Basically 3 रूल्स हैं एक्सपोर्ट्स के। एक्सेस का मतलब कि उस कंट्री में मैं इजीली एक्सेसिबल हूँ नहीं हूँ। एक्सेस कैसे देखा जा सकता है? एक तो आपको देखा जा सकता है क्वालिटी के केस में। क्वालिटी का मतलब उस कंट्री की कुछ क्वालिटी नॉर्म्स हैं, आप वो इजीली फुलफिल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट इज टैक्सेशन, कि उस कंट्री का ऐसा टैक्स तो नहीं है, लाइक US का टैक्स है, आज की डेट में US एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकता। तो ये आपको नेक्स्ट का देखना है एक्सेस में टैक्सेशन, कि उनका टैक्स फेवरेबल है या नहीं है फॉर योर एक्सपोर्ट्स। ओके। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इकोनॉमिक्स, क्योंकि अल्टीमेटली आप क्यों बेच रहे हो, आप धंधा क्यों कर रहे हो? इंडिया में प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हो। तो आपको ये देखना है कि वहाँ की जो लैंडिंग कॉस्ट है, मतलब आप वहाँ पहुँचाने का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वहाँ पहुँचाने की जो कॉस्ट है प्लस जो टैक्स लग रहा है, वो उसके लिए फेवरेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इंडिया के काफी कॉम्पीटिंग कंट्रीज है, लाइक वियतनाम, बांग्लादेश, चाइना, ये सारी कॉम्पीटिंग नेशंस है। ऐसा तो नहीं है कि दूसरी कंट्री हमारे से सस्ता बेच पा रही है। तो ये आपको नेक्स्ट का देखना है इकोनॉमिक्स। थर्ड इज लॉज। इंडिया के लॉज और उस कंट्री के लॉज ऐसे तो नहीं है कि आपके वो फेवरेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं है, तो आप वहां से पैसे रियलाइज नहीं कर सकते। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको देखनी है, दैट इज फर्स्ट एक्सेस, देन इकोनॉमिक्स, देन फेवरेबल लॉज। तीनों चीज अगर आपके फेवरेबल है तो 100% आप एक्सपोर्ट के केपेबल है। एंड मैं गारंटी कर सकता हूँ कि इतनी बड़ी मार्केट है, आप बस पैर रखने की देरी है। आप जैसे ही वो पैर रखोगे 100% आपको अच्छा मार्जिन से आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। Thank you for so much knowledge and your time. Thank you so much for coming. Thank you, Nusrat. Thank you for inviting me. Thank you.